नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अपना चैनल स्टडी वाला पे स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, मैं आप लोगों को यूथ पब्लिकेशन का यह बुक समान ज्ञान जीके को पढ़ा रहा हूं। इस बुक में मैं आप लोगों को महात्मा गांधी और उनके आंदोलन से संबंधित पहले के जितने क्वेश्चन थे, सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करा चुका हूं। जिसको देखना हो वे हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को महात्मा गांधी और उनके आंदोलन से स्टार्ट करूँगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस सेशन को। आ जाते हैं महात्मा गांधी पे। तो महात्मा गांधी में दोस्तों जो इस पेज पे आते हैं, इनको जूम कर लेते हैं पहले। तो देखिए, यह महात्मा गांधी और उनके प्रारंभिक आंदोलन का पहला जो क्वेश्चन है, नस्लीय भेदभाव के खिलाफ लड़ने के लिए नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। इनके बारे में देख लेते हैं। तो दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेज भारतीयों के प्रति रंग भेद नीति का बर्ताव करते थे। वहाँ प्रत्येक भारतीय को पंजीकरण प्रमाण पत्र लेना जरूरी था। इसके लिए कर देना पड़ता था। इन्हीं नस्लीय भेदभाव के कारण गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में 1994 ईस्वी में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। गांधी जी ने दक्षिण में इंडियन ओपिनियन नामक अखबार निकाला तथा 1904 ईस्वी में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद महात्मा गांधी ने 1916 में किस विश्वविद्यालय में पहली बार सार्वजनिक तौर पर संबोधित किया? तो किस विश्वविद्यालय में? तो यह था बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। देख लेते हैं। दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के पश्चात महात्मा गांधी ने 1916 ईस्वी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में पहली बार विश्वविद्यालय की स्थापना के अवसर पर सार्वजनिक तौर पर जनसभा को संबोधित किया। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत 9 जनवरी 1915 को आए थे। इसी कारण भारतवासी प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। प्रथम प्रवासी भारतीय दिवस 2003 में मनाया गया था। अब इसके बारे में देख लेते हैं। और इससे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो है, इसकी स्थापना हुई थी 1916 में। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई 1887 ईस्वी में। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना हुई 1920 में। मुंबई विश्वविद्यालय की स्थापना हुई 1857 में। ठीक, आगे देखते हैं दोस्तों। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात महात्मा गांधी 1916 में के उद्घाटन के समय पहली बार सार्वजनिक रूप से आम जनता से रूबरू हुए। तो किसके उद्घाटन के स्वरूप? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन के समय। इनमें से किसने गांधी को ब्रिटिश भारत की यात्रा करने और वहाँ की भूमि के लोगों के बारे में जानने की सलाह दी थी? तो किसने दी थी? तो उनके गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ने। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी जी को ब्रिटिश भारत की यात्रा करने और वहाँ की भूमि और लोगों के बारे में जानने की सलाह दी थी। महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। अगला, चंपारण सत्याग्रह इनमें से किससे संबंधित है? किससे संबंधित चंपारण? तो नील की खेती से संबंधित है। किससे? नील की खेती से। आगे देख लेते हैं दोस्तों। तो गांधी जी के नेतृत्व में बिहार के चंपारण जिले में सन 1917 में एक सत्याग्रह आंदोलन हुआ। इसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। नील की खेती के विरोध में गांधी जी के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ भारत में किया गया यह पहला सत्याग्रह था। चंपारण बिहार का एक जिला है। यहाँ पर अंग्रेजों ने उस समय व्यवस्था कर रखी थी कि हर बीघे में 3 कट्ठे पर 1 बीघे को 20 बिस्वा के और 3 बिस्वे पर नील की खेती किसानों को करनी ही होगी। इसी कारण यहाँ के किसान काफ़ी परेशान थे, जिसके विरोध में वर्ष 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। अगला है, बिहार का चंपारण महात्मा गांधी द्वारा वर्ष में किए गए सत्याग्रह का साक्षी था। तो कब? 1917 में। आगे देखते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन नील की बलात् कृषि से संबंधित थे? तो कौन सा आंदोलन था? तो चंपारण सत्याग्रह था। महात्मा गांधी में चंपारण आए थे। कब आए थे? 1917 में। नील की बलात् कृषि के खिलाफ महात्मा गांधी द्वारा प्रेरित प्रमुख विद्रोह का नाम बताइए। तो प्रमुख विद्रोह कौन था? चंपारण सत्याग्रह था। किस शहर में गांधी जी को चंपारण की समस्याओं के बारे में सूचित किया गया था और वहां आने के लिए आमंत्रित किया गया था? तो कौन सा था? कहाँ पे सूचित किया गया था? किस शहर में? तो लखनऊ में। इसके बारे में देख लेते हैं। तो 1916 में अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में लखनऊ में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन आयोजित हुआ, जिसमें गांधी जी भी उपस्थित थे। गांधी जी की मुलाकात चंपारण के एक किसान राजकुमार शुक्ल से हुई। राजकुमार ने उन्हें चंपारण आने का निमंत्रण दिया।
उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने 1917 में महात्मा गांधी को चंपारण लाने में अहम भूमिका निभाई। किसने? तो थे राजकुमार शुक्ल। कौन थे? राजकुमार शुक्ल। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो कब लौटे थे? जनवरी 1915 को। चंपारण आंदोलन इनमें से किसके विरोध में किया गया था? तो किसके विरोध में? तो नील की जबरन खेती के विरोध में किया गया था। तो 19वीं सदी के आरंभ में गोरे बगान मालिक ने चंपारण के किसानों के एक अनुबंध के आधार पर यह विनिश्चित करा लिया था कि उन्हें अपनी जमीन के 3/20 भूभाग पे नील की खेती करना अनिवार्य है, जिसे 3 कठिया पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। गोरे बगान मालिकों ने किसानों की मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें अनुबंध से मुक्त करने के लिए लगान एवं अन्य गैर कानूनी कर की दर मनमाने ढंग से बढ़ा दी थी। किसानों के इस उत्पीड़न के विरोध में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ किया था। अगला है, इनमें से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने नहीं किया था? कौन सा आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? तो बारडोली सत्याग्रह जो था 1928 का, उसमें इसका नेतृत्व इन्होंने नहीं किया था। बारडोली सत्याग्रह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 1928 में गुजरात में हुए एक प्रमुख किसान आंदोलन का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल ने। उस समय प्रांतीय सरकार ने किसानों के लगान में 30% तक वृद्धि कर दी थी, जिसका पटेल द्वारा विरोध किया गया। इस आंदोलन की सफलता के बाद वहां की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी। खेड़ा जिले के किसानों की सहायता के लिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का आयोजन किस वर्ष किया था? तो किस वर्ष किया था? तो 1918 में खेड़ा आंदोलन किया था। इसके बारे में देख लेते हैं। तो चंपारण के किसान आंदोलन 1917 के बाद खेड़ा गुजरात में जो 1918 ईस्वी में एक किसान आंदोलन था। वर्ष 1918 में भीषण दुर्भिक्ष के कारण गुजरात के खेड़ा जिले में पूरी फसल बर्बाद हो गई थी, लेकिन सरकार ने भू राजस्व माफ करने से इनकार कर दिया और किसानों से मालगुजारी वसूल करने की प्रक्रिया जारी रखी। फलस्वरूप गांधी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ किसानों का समर्थन किया और किसानों को राजस्व अदा न करने तथा सरकार के दमनकारी कानून के खिलाफ संघर्ष करने की सलाह दी। यह सत्याग्रह जून 1918 तक चला और अंततः सरकार किसानों की मांगों को मान लिया। निम्नलिखित में कौन सा आश्रम महात्मा गांधी द्वारा स्थापित नहीं किया गया? तो कौन सा आश्रम था? तो वह था पवनार आश्रम। पवनार आश्रम। सेवाग्राम टालस्टॉय फार्म साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी, जबकि पवनार आश्रम की स्थापना आचार्य विनोबा भावे ने महाराष्ट्र के वर्धा जिले में पवनार नामक ग्राम में की थी। विनोबा भावे की समाधि यहीं स्थित है। इसे ऐसी महिलाओं के लिए बनाया गया था जो मीराबाई के तरह अपने साध्वी जीवन में रखना चाहती थी। विनोबा भावे भूदान आंदोलन के प्रेरता थे। अगला है, 1909 में महात्मा गांधी द्वारा लिखित उस पुस्तक का नाम बताइए जिसमें यह लिखा था कि यदि भारतीय उनका सहयोग न करें तो ब्रिटिश शासक समाप्त हो जाएगा। तो कौन सा बुक था उनका? तो हिंद स्वराज। कौन सा? हिंद स्वराज। महात्मा गांधी ने 1909 ईस्वी में हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी, जिसमें यह लिखा था कि यदि भारतीय उनका मतलब अंग्रेजों का सहयोग न करे तो ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। हिंद स्वराज महात्मा गांधी द्वारा इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के दौरान लिखी गई थी। यह पुस्तक मूल रूप से गुजराती भाषा में लिखी गई थी। अगला है, इनमें से दक्षिण अफ्रीका में किस रेलवे पर प्रथम श्रेणी का डब्बा छोड़ने से मना करने पर गांधी जी को रेलगाड़ी से बाहर फेंक दिया गया था? तो कौन सा स्टेशन था? तो वो था पीटर मैरिट्स वर्ग था। इनके बारे में देख लेते हैं। तो वर्ष 1893 में महात्मा गांधी जब डबरन से पिटोरियो तक रेलवे द्वारा प्रथम श्रेणी के डिब्बे में यात्रा कर रहे थे तो रास्ते में पीटर मैरिट्स वर्ग स्टेशन पर एक गोरे व्यक्ति ने स्थानीय पुलिस की सहायता से उन्हें धक्का देकर ट्रेन से नीचे उतार दिया और उस वक्त उन्होंने पहली बार वहां नस्लवाद या रेसिज्म का सामना करना पड़ा। अगला, कौन सा आंदोलन शांति की दृष्टि से नकारात्मक था किंतु प्रभाव की दृष्टि से पर्याप्त सकारात्मक था? तो कौन सा आंदोलन ऐसा था? तो असहयोग आंदोलन था।
असहयोग आंदोलन। इसके बारे में देख लेते हैं। तो महात्मा गांधी के अमेरिकी जीवनी लेखक लुई फिशर ने लिखा कि असहयोग भारत और गांधी के जीवन के एक युग का ही नाम हो गया। असहयोग शांति की दृष्टि से नकारात्मक किंतु प्रभाव की दृष्टि से बहुत सकारात्मक था। इसके लिए प्रतिवाद, परित्याग और स्व अनुशासन आवश्यक थे। यह स्व अनुशासन के लिए एक प्रशिक्षण था। 1857 के विद्रोह के पश्चात पहली बार असहयोग आंदोलन के फलस्वरूप अंग्रेजी शासन की नींव हिल गई। अगला, निम्न में कौन सा विकल्प असहयोग आंदोलन से संबंधित नहीं था? तो कौन सा? तो नमक मार्च था जो असहयोग आंदोलन से संबंधित नहीं था। इसके बारे में देख लेते हैं। तो नमक मार्च या असहयोग आंदोलन से संबंधित नहीं था। दांडी मार्च, जिसे नमक मार्च और दांडी सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है, महात्मा गांधी के नेतृत्व में एक अहिंसक सविनय अवज्ञा आंदोलन था। इसे 1930 में ब्रिटिश नमक एकाधिकार को खिलाफ करने का प्रतिरोध और अहिंसक विरोध की प्रत्यक्ष कार्रवाई अभियान के रूप में चलाया गया। 1915 में महात्मा गांधी से अस्थायी रूप से भारत लौटे थे। कहाँ से? तो दक्षिण अफ्रीका से। वर्ष 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से अस्थायी रूप से लौटे थे। गांधी जी सन 1893 ईस्वी में दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे, परंतु वहां पर भारतीयों की दशा देखकर वहीं रुक गए और समानता का अधिकार दिलाने हेतु आंदोलन छेड़ दिया। वहां डरबन में फिनिक्स फार्म की स्थापना की। इसके अलावा जोहान्सबर्ग में 30 किलोमीटर दूर गांधी जी ने टॉलस्टॉय फार्म भी स्थापित किया। किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी भारत वापस आए थे? किस वर्ष आए थे? तो 1915 में आए थे। कब आए थे? 1915 में आए थे। निम्नलिखित में किसने टिप्पणी की थी कि दक्षिण अफ्रीका ने महात्मा को बनाया था? तो किसने किया था? तो चंद्रन देव नेशन ने किया। चंद्रन देव नेशन ने किया था। महात्मा गांधी 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका गए और दक्षिण अफ्रीका में ही महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह के रूप में जानी गई अहिंसात्मक विरोध की अपनी विशिष्ट तकनीक का इस्तेमाल किया। विभिन्न धर्मों के बीच सौहार्द बढ़ने का प्रयास किया तथा उच्च जाति भारतीयों को निम्न जातियों और महिलाओं के प्रति भेदभाव वाले व्यवहार के लिए चेतावनी दी। और बाद में महात्मा गांधी इस क्षेत्र में भारतीय समुदाय के नेता बन गए। इतिहासकार चंद्रन देव नेशन ने टिप्पणी की कि दक्षिण अफ्रीका ने ही गांधी को महात्मा बनाया। किसने कहा था? तो चंद्रन देव नेशन ने कहा था। महात्मा गांधी की राजनीतिक रूप से किसे अपना गुरु माना था? किसे माना था? तो ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी ने अपना राजनीतिक गुरु माना था। विश्व भारतीय शिक्षा के प्रसार के लिए गोपाल कृष्ण गोखले ने वर्ष 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। महात्मा गांधी कौन से व्यक्ति को अपना राजनीतिक गुरु या उपदेशक मानते थे? तो कौन से थे? वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। गांधी जी चंपारण नामक एक छोटे से गांव में सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था। चंपारण वर्तमान में कौन से भारतीय राज्य में स्थित है? तो कौन से वर्तमान में स्थित है? तो वह है बिहार में। कहाँ पे? बिहार में। आगे देख लेते हैं। महात्मा गांधी ने चंपारण में नील आंदोलन की शुरुआत की थी। चंपारण जिला बिहार राज्य में स्थित है। चंपारण सत्याग्रह 1917 को गांधी जी का प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन, खेड़ा आंदोलन को प्रथम असहयोग आंदोलन तथा अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 में भूख हड़ताल माना जाता है। निम्न में से किस आंदोलन में गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल को शस्त्र की तरह प्रयोग किया? किस आंदोलन में? ये था अहमदाबाद हड़ताल में। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो अहमदाबाद के मिल मजदूरों और मिल मालिकों के बीच फरवरी मार्च 1918 के प्लेग बोनस को लेकर विवाद हुआ। प्लेग बोनस गुजरात में मजदूरों की मालिकों की ओर से प्लेग फैलने के कारण दिया जाता था, जिसे कालांतर में बंद कर दिया गया। श्रमिकों ने प्लेग बोनस समाप्त करने के एवज में उनकी मजदूरी में 50% वृद्धि करने की मांग की, जबकि मिल मालिक 20% वृद्धि करने के लिए तैयार हुए थे, जो कि मजदूरों के हितों की दृष्टि से सही
नहीं था। मजदूरों ने इसका विद्रोह किया तथा महात्मा गांधी से सहायता और मार्गदर्शन का आग्रह किया। गांधी जी ने 35% बोनस देने का समर्थन किया तथा प्रथम बार गांधी जी ने भूख हड़ताल की थी। कब? अहमदाबाद मिल मजदूरों के सहायता के लिए। अगला है, स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान हुए असहयोग आंदोलन परिकल्पना में यह शामिल नहीं था। तो कौन सा शामिल नहीं था? तो मशहूर हिंसा जो था, यह शामिल नहीं था। इसके बारे में देख लेते हैं। तो स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान हुए असहयोग आंदोलन की परिकल्पना में हिंसा शामिल नहीं था। असहयोग आंदोलन स्वराज्य की मांग को लेकर किया गया था। इसका उद्देश्य सरकार के साथ सहयोग न करके कार्यवाही में बाधा पहुंचाना था तथा इसकी शुरुआत 1 अगस्त 1920 को नागपुर के इस कांग्रेस अधिवेशन में की गई थी, जो चौरी चौरा घटना के बाद स्थगित कर दिया गया। अगला है आपका, वर्ष 1920 और 22 के बीच गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस सकारात्मक कार्यक्रम का अंश नहीं था? कौन सा नहीं था? तो विदेशी वस्तुओं की खरीदी यह नहीं था। इसके बारे में देख लेते हैं। असहयोग आंदोलन की शुरुआत गांधी जी के द्वारा 1 अगस्त 1920 में इसी दिन तिलक की मृत्यु हो गई को की गई। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम पर विचार करने हेतु सितंबर 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया गया। गांधी जी के असहयोग प्रस्ताव का विरोध सर्वप्रथम एनी बेसेंट। असहयोग प्रस्ताव का विरोध किसने किया था? सर्वप्रथम एनी बेसेंट ने किया, जबकि इसके प्रमुख विरोधी में CR दास थे। दिसंबर 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में संपन्न हुआ, जिसमें CR दास ने असहयोग आंदोलन से संबंधित प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव के तहत उपाधियों और प्रशस्तियों को लौटाना, सरकारी स्कूल, कॉलेज, अदालत और विदेशी कपड़ों के बहिष्कार के साथ ही रचनात्मक कार्यों जैसे चरखा वितरण, स्वदेशी शिक्षण संस्थानों की स्थापना, हिंदू मुस्लिम एकता को प्रोत्साहन, मद्यपान निषेध एवं अस्पृश्यता का अंत आदि का उल्लेख था। भारत में महात्मा गांधी का पहला सफल सत्याग्रह था। कौन सा था? तो यह था चंपारण। तो बिहार के किसान राजकुमार शुक्ल के आग्रह पे महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह 1917 में चंपारण बिहार में किया। चंपारण के इस ऐतिहासिक संघर्ष में राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह, आचार्य कृपलानी गांधी जी के प्रमुख सहयोगी रहे। इस सत्याग्रह में रविंद्रनाथ टैगोर ने पहली बार गांधी जी को क्या महात्मा कहा? क्या कहा? महात्मा। अगला जो आंदोलन है यह सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसके बारे में देख लेते हैं। तो महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया। दांडी गुजरात के किस जिले में है? किस जिले में है? तो नवसारी जिले में। किस जिले में है? नवसारी जिले में है। दांडी भारत के गुजरात राज्य के नवसारी जिले में स्थित एक गांव है जो अरब सागर के तट पर स्थित है। महात्मा गांधी द्वारा नमक सत्याग्रह वर्ष में शुरू किया गया था। किस वर्ष शुरू किया गया था? 1930 में शुरू किया गया था। महात्मा गांधी द्वारा नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम में प्रारंभ किया गया था, जिसे दांडी मार्च के नाम से भी जाना जाता है। महात्मा गांधी जी के गिरफ्तार होने के बाद धरासना साल्ट वर्क्स पर हमला करने हेतु की गई यात्रा का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था? तो अब्बास तैयब जी ने किया था। किसने किया था? तो अब्बास तैयब जी ने किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बम्बई का धरासाना स्थान आंदोलन का केंद्र बिंदु था। गांधी जी ने नमक आंदोलन में तेजी लाने के लिए धरासाना नामक स्थान पर नमक निर्माणशाला पर अपने साथियों के साथ धावा बोलकर नमक कानून तोड़ने का निश्चय किया, किंतु कांग्रेसी कार्यकर्ता के धावे के पूर्व ही गांधी जी को 4 मई 1930 को गिरफ्तार कर एरवादा जेल में भेज दिया गया। उनके स्थान पर अब अब्बास तैयब जी आंदोलन का नेतृत्व किया। उनकी भी गिरफ्तारी के बाद 31 मई 1930 को सरोजिनी नायडू, इमाम साहब और मणिलाल के नेतृत्व में कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ताओं ने धरासना नामक कारखाने पर धावा बोल दिया। अगला है, निम्नलिखित में किस आंदोलन का आरंभ दांडी यात्रा से शुरू हुआ था? कौन सा आंदोलन था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन था। दांडी यात्रा की शुरुआत 12 मार्च 1930 से अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से हुई थी। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी
ने अपने 78 सहयोगियों के साथ डांडी पहुंचकर नमक कानून तोड़ा तथा यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की शुरुआत हुई। इनमें से कौन सा कार्यवाही सविनय अवज्ञा आंदोलन के शुरू होने की वजह बनी? कौन सी कार्यवाही थी? तो जवाहरलाल नेहरू और अब्दुल गफ्फार खान की गिरफ्तारी। वर्ष 1930 में स्वतंत्रता दिवस मनाने के बाद गांधी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। इसकी शुरुआत गांधी जी के प्रसिद्ध दांडी मार्च से हुई। दांडी मार्च गुजरात में नमक के खदानों तक लगभग मील की पैदल यात्रा थी। क्या कितनी मील की? तो ये था 240 मील की पैदल यात्रा थी। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से इस सत्याग्रह की शुरुआत की। यह यात्रा साबरमती आश्रम से 240 मीटर दूर गुजरात के दांडी नामक तटीय कस्बे में पहुंचकर समाप्त हुई। 6 अप्रैल 1930 को वे दांडी पहुंचे। 12 मार्च को स्टार्ट हुआ, 6 मार्च को वह दांडी पहुंचे। 9 पर ब्रिटिश एकाधिकार का विरोध करने के लिए गांधी जी ने किस वर्ष समुद्र तक दांडी मार्च शुरू किया था? तो कब किया था? तो 1930 में। आगे देखते हैं, नमक आंदोलन कम से कम 3 कारणों से उल्लेखनीय था। निम्नलिखित में कौन सा उनमें से एक नहीं था? तो कौन सा उनमें से एक नहीं था? तो था भारत में युवा की आबादी स्कूलों में जाने लगी। ये आपका उसमें से एक कारण उल्लेख ये नहीं था कारण। इसके बारे में देख लेते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन की विशेषता निम्न है। यह पहली राष्ट्रवादी गतिविधि थी जिसमें महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया था। इस आंदोलन से अंग्रेजों को यह महसूस होने लगा था कि वह सदैव भारत पर शासन नहीं कर पाएंगे। इसमें महात्मा गांधी जी ने विश्व स्तर पर पहचान मिली और इस आंदोलन के दौरान बड़ी संख्या में छात्रों ने स्कूल और कॉलेजों का बहिष्कार किया। दांडी यात्रा के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन तथ्य सही नहीं है? कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो स्वयंसेवक प्रतिदिन 25 मील की यात्रा करते थे, ये कथन सही नहीं है। बाकी ये आपका 78 स्वयंसेवक थे, उसमें और नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। यात्रा 24 दिन चली। तीनों का तीनों सही है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसके बारे में देख लेते हैं। तो महात्मा गांधी ने नमक पर लगे टैक्स के विरोध में 12 मार्च 1930 को 78 स्वयंसेवकों और सेवक सहयोगियों के साथ पैदल यात्रा शुरू कर साबरमती से दांडी 6 अप्रैल 1930 को 240 मील चलकर दांडी नामक स्थान पर नमक कानून का उल्लंघन किया। गांधी जी ने यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरू किया। निम्नलिखित में किसे गांधी जी को नमक आंदोलन को केवल पुरुषों तक ही सीमित रखने की बात के लिए राजी किया था? तो कौन था? तो कमला देवी चट्टोपाध्याय थी। कमला देवी चट्टोपाध्याय ने कहा केवल पुरुषों तक सीमित न रखा जाए। इसको क्या था? केवल पुरुषों तक सीमित न रखना मतलब महिलाओं को भी शामिल किया जाए, यही था इनका कहने का मतलब। कमला चट्टोपाध्याय ने गांधी जी को नमक आंदोलन में केवल पुरुषों तक ही सीमित न रखने के लिए राजी किया था। अगला, ब्रिटिश के नमक एकाधिकार के खिलाफ महात्मा गांधी द्वारा आयोजित अहिंसक विरोध दांडी यात्रा की समाप्त हो गई थी। तो कब समाप्त हो गई थी? तो 6 अप्रैल 1930 को। इसके बारे में देख लेते हैं। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों के साथ दांडी मार्च किया। 24 दिन लंबी यात्रा के बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर गांधी जी ने सांकेतिक रूप से नमक कानून को तोड़ा। यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। ठीक, आगे देखते हैं। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने नागरिक अवज्ञा आंदोलन शुरू किया, जो के साथ शुरू हुआ। तो किसके साथ शुरू हुआ था? तो दांडी मार्च के साथ शुरू हुआ था। इसके बारे में देख लेते हैं। तो 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से गांधी जी ने अपने 78 अनुयायियों के साथ अहमदाबाद से 385 किलोमीटर दूर स्थित भारत के पश्चिमी तट एक गांव ऐतिहासिक दांडी यात्रा आरंभ की। 24 दिनों की लंबी यात्रा के पश्चात 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी पहुंचे, जहां उन्होंने नमक कानून तोड़ा। उस समय किसी भारतीय द्वारा नमक बनाना गैर कानूनी था, क्योंकि नमक उत्पादन सरकार का एकाधिकार था। नमक कानून की अवज्ञा के साथ ही पूरे देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रसार हो गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध एक जन आंदोलन था। किस तारीख को सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किया गया? तो किस तारीख को हुआ था? तो 12 मार्च 1930
1930 को स्टार्ट हुआ था। तो 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने 78 समर्थकों के साथ साबरमती स्थित अपने आश्रम से लगभग 241 मील दूरी डांडी के लिए प्रस्थान किया। लगभग 24 दिन बाद 6 अप्रैल 1930 को डांडी पहुंचकर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। आगे है 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रथम चरण के तहत नमक सत्याग्रह की महात्मा गांधी के नेतृत्व में मैराथन मार्च यात्रा किस स्थान से शुरुआत हुई थी? तो किस स्थान से हुई थी? तो साबरमती से स्टार्ट हुई थी। तो दांडी मार्च, जिसे नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है, इसे 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी जी द्वारा अंग्रेज सरकार के नमक पर लगने वाले कानून के विरुद्ध शुरू किया गया था। इस सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी के समेत 78 लोगों द्वारा अहमदाबाद साबरमती आश्रम से लेकर समुद्र तटीय गांव डांडी तक लगभग 241 मील की पैदल यात्रा करके 6 अप्रैल 1930 को नमक विरोधी कानून भंग किया गया था। अगला, महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन सन में शुरू किया गया। कब शुरू किया गया? तो 1930 में। डांडी नमक सत्याग्रह किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो 1930 में। अगला है 1929 के सविनय अवज्ञा आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो क्या उद्देश्य था? तो ब्रिटिश सरकार के आदेशों का संपूर्ण अवज्ञा करना ही मेन उद्देश्य था। इसके बारे में देख लेते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध लाहौर अधिवेशन 1929 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की घोषणा की गई। इसका लक्ष्य भारत के लिए पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करना था। यह आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को प्रारंभ हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत निम्नलिखित कार्यक्रम थे। पहला था नमक कानून का उल्लंघन कर स्वयं नमक बनाना। दूसरा था सरकारी सेवाओं, शिक्षा केंद्रों और उपाधियों का बहिष्कार करना। महिलाओं द्वारा शराब, अफीम और विदेशी कपड़ों की दुकानों को शांतिपूर्ण धरना देना और समस्त विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, कर अदायगी पर रोक, ब्रिटिश सरकार के आदेशों को संपूर्ण अवज्ञा। 1930 में महात्मा गांधी ने के विरुद्ध दांडी यात्रा का आयोजन किया था। किसके विरुद्ध में? तो नमक पे कर लगाए जाने के विरुद्ध में। तमिलनाडु में हुए नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था? तो सी राजगोपालाचारी ने किया था। किसने किया था? सी राजगोपालाचारी ने। 1930 में गुजरात में गांधी जी ने नमक सत्याग्रह के दौरान दांडी मार्च किया था। उस दौरान सी राजगोपालाचारी ने भी तमिलनाडु के नागपट्टनम के पास वेदरण्यम के नमक कानून तोड़ा गया। राजगोपालाचारी इस मार्च के वेदारण्यम मार्च कहा जाता है। साइमन कमीशन, इसमें पहला क्वेश्चन है क्लेमेंट एटली जो बाद में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने, किस सदस्य के रूप में भारत आए थे? तो किस सदस्य के रूप में भारत आए थे? तो साइमन कमीशन के रूप में आए थे। आगे देखते हैं दोस्तों इसमें। तो क्लेमेंट एटली साइमन कमीशन के सदस्य के रूप में भारत आए थे। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत आया। क्लेमेंट एटली ब्रिटेन में लेबर पार्टी के नेता थे तथा 1945 से वर्ष 1951 तक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी रहे थे। अगला क्वेश्चन है साइमन कमीशन कब भारत आया था? तो कब भारत आया था? तो 1928 में आया था। साइमन कमीशन के गठन की घोषणा 8 नवंबर 1927 को की गई थी। इसमें ब्रिटिश संसद के 7 सदस्य थे तथा जॉब साइमन इसके अध्यक्ष थे। इस कमीशन को भारत के राजनीतिक भविष्य का निर्णय करना था। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन मुंबई पहुंचा। उस दिन देशव्यापी हड़ताल आयोजित की गई तथा साइमन वापस जाओ, साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। अगला है निम्नलिखित में कौन साइमन कमीशन का सदस्य नहीं था? तो कौन नहीं था? तो जेम्स ए स्कॉट जो थे ये साइमन के सदस्य नहीं थे। इनके कौन कौन देख लेते हैं कौन कौन थे। तो साइमन कमीशन में ब्रिटिश सांसदों के 7 सदस्य शामिल थे जिनके नाम निम्नलिखित हैं। पहले थे सर जॉन साइमन, ये पहले थे और अध्यक्ष थे। उसके बाद क्लेमेंट एटली थे, फिर हैरी लेवी लासन, एडवर्ड कार्डोगन, फिर वर्नोन हार्टसोन, जॉन रिचर्ड लेनफास्क, डोनाल्ड स्टर्लिन, पामर होवार्ड, ये 7 लोग टोटल थे। साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? तो क्या था मुख्य कारण? इस आयोग में सभी सदस्य क्या थे? ब्रिटिश थे, यही मेन कारण था।
साइमन कमीशन का बहिष्कार का मुख्य कारण भारतीयों का कमीशन का सदस्य न बनाए जाने और भारत के शासन के संबंध में निर्णयों का विदेशियों द्वारा लिया जाना था। इस आयोग के सभी सदस्य क्या थे? ब्रिटिश थे। साइमन कमीशन में कितने भारतीय सदस्य थे? तो कितने थे? शून्य, एक भी नहीं थे। ठीक, तो साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए भारतीयों ने इसे श्वेत कमीशन की संज्ञा दी। किस कमीशन की? श्वेत कमीशन की। लाला लाजपत राय की मृत्यु ब्रिटिश सरकार के किस निर्णय का विरोध करते हुए हुई थी? तो कौन सा विरोध था? तो साइमन कमीशन। इसके बारे में देख लेते हैं। तो साइमन कमीशन के गठन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड इरविन था। 3 फरवरी 1928 ईस्वी को जब यह आयोग बम्बई पहुंचा तो इसका खिलाफ एक व्यापक हड़ताल का आयोजन किया गया, जिसमें काले झंडे दिखाए गए तथा साइमन वापस जाओ के नारे लगाए गए। इस कमीशन का लाहौर में विरोध करते हुए लाठी के चोट के कारण 1928 ईस्वी में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। अगला है, किस वर्ष में ब्रिटिश सरकार द्वारा 7 ब्रिटिश संसद सदस्यों समूह साइमन कमीशन का गठन किया गया? तो किस वर्ष? तो ये था 1927 में। तो 8 नवंबर 1927 को ब्रिटिश सरकार द्वारा साइमन कमीशन का गठन किया गया। अगला है, साइमन कमीशन 1927 का बहिष्कार क्यों किया गया? तो क्यों किया गया? क्योंकि इस आयोग में कोई भी भारतीय मूल का सदस्य नहीं था। अगला है, साइमन कमीशन का भारतीयों का बहिष्कार इसलिए किया गया क्योंकि कमीशन का सभी सदस्य अंग्रेज थे, कोई भी भारतीय मूल का सदस्य नहीं था। 1927 के कांग्रेस अधिवेशन में सर्वसम्मति से साइमन कमीशन के बहिष्कार का फैसला लिया गया। मुस्लिम लीग ने भी इस फैसले का स्वागत किया, जबकि जस्टिस पार्टी पंजाब और यूनियनिस्ट पार्टी मद्रास ने साइमन कमीशन का समर्थन किया। मतलब 2 पार्टियां थी, जिसमें जस्टिस पार्टी और यूनियनिस्ट पार्टी मद्रास ने साइमन कमीशन का समर्थन किया। अगला टॉपिक है गांधी ऋण समझौता या गोलमेज सम्मेलन। निम्नलिखित में से कौन सी बात मार्च 1931 में हस्ताक्षरित गांधी ऋण समझौते में उल्लेखित थी? कौन सी बात थी? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लिया जाएगा, यही बात थी। तो 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के पूर्व महात्मा गांधी और उस समय के वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच में एक राजनीतिक समझौता हुआ, जिसे गांधी इरविन समझौता कहते हैं। इस समझौते में गांधी ने निम्नलिखित शर्तें स्वीकार की। पहला था सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया जाएगा। दूसरा था कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। तीसरा था कांग्रेस ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार नहीं करेगी। और चौथा था पुलिस द्वारा की गई बर्बरता की जांच की मांग छोड़ दी जाएगी। अगला, गांधी इरविन समझौते का किस वर्ष हस्ताक्षर किया गया था? तो किस वर्ष? 1931 में। इसमें किस भारतीय महिला ने गांधी जी के साथ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? कौन सी भारतीय महिला थी? तो सरोजनी नायडू थी। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व सरोजनी नायडू ने किया था, जो महात्मा गांधी जी के साथ एस राजपूताना नामक जहाज से 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने इंग्लैंड पहुंची थी। 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 से चले द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया था। इस सम्मेलन में कुल 31 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब शुरू हुआ था? तो सितंबर 1931 में। इसके बाद देखते हैं, तो लंदन में संपन्न हुए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। निम्नलिखित में किस कार्यक्रम से पहले गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो कौन सा कार्यक्रम था? तो वह था आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कार्यक्रम 1931 से पहले गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। 5 मार्च 1931 को राजनीतिक समझौता किया गया था। यह महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के मध्य हुआ था। लंदन में आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो रैमजे मैकडोनाल्ड थे। कौन थे? रैमजे मैकडोनाल्ड थे। भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा करने के लिए तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में 12 नवंबर 1930 ईस्वी से 19 जनवरी 1931 ईस्वी के मध्य प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कांग्रेस ने इस सम्मेलन में हिस्सा
नहीं लिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में शिरकत की। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 7 नवंबर 1932 से लेकर 24 दिसंबर 1932 तक चला। महात्मा गांधी ने कांग्रेस प्रतिनिधि के रूप में मात्र द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब शुरू हुआ था? तो कब शुरू हुआ था प्रथम गोलमेज सम्मेलन? तो नवंबर 1930 में। महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन को लिखे अपने पत्र में कितने मांगे की, जिसमें कुछ को गांधी इरविन समझौता के रूप में स्वीकार किया गया था? कितने मांगों को की थी? तो टोटल 11 मांगे थी। देश को एकजुट करने के लिए महात्मा गांधी ने नमक एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में प्रतीत हुआ। 31 जनवरी 1930 ईस्वी को उन्होंने वायसराय लॉर्ड इरविन को एक पत्र लिखा। इस पत्र में उन्होंने 11 मांगों का उल्लेख किया था। इसमें सबसे महत्वपूर्ण मांग नमक कर को खत्म करना था। महात्मा गांधी का यह पत्र एक अल्टीमेटम या चेतावनी की तरह था। उन्होंने लिखा कि अगर 11 मार्च तक उनकी मांगें नहीं मानी गई तो कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन करेगी। लॉर्ड इरविन ने मांगें नहीं मानी और गांधी जी ने नमक सत्याग्रह आरंभ कर दिया था। विदित है कि 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौते से इस पत्र में वर्णित 11 सूत्री मांगों में से कुछ मांगों को इरविन ने मान लिया। अगला है पूना पैक्ट। पूना पैक्ट से संबंधित क्वेश्चन देते हैं। पहला क्वेश्चन है पूना पैक्ट का संबंध किससे था? किससे था? तो पिछड़े वर्गों के लिए चुनावी सीटों के आरक्षण। क्या था? पिछड़े वर्गों के लिए चुनावी सीटों का आरक्षण। इसमें आगे देखते हैं दोस्तों। तो ये था 24 सितंबर 1932 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तथा अन्य हिंदू नेताओं के प्रयत्न से सवर्ण, हिंदू और दलित के मध्य एक समझौता किया गया, जिसमें पूना समझौते के नाम से जाना जाता है। उस समझौते में दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन मंडल समाप्त कर दिया गया तथा दलित वर्गों के लिए प्रांतीय विधान मंडलों में 147 सीटें आवंटन की गई, जबकि सांप्रदायिक पंचायत में 71 सीटें प्रदान करने का वचन दिया गया। केंद्रीय विधायिका में कुल सीटों की 18% दलित वर्गों के लिए आरक्षित की गई। पूना समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ था? तो कब हुआ था? तो 1932 में हुआ था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य पुणे के यदवादा जेल में 24 सितंबर 1932 को पूना समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके परिणाम स्वरूप वंचित वर्गों के लिए अलग निर्वाचन मंडल या सांप्रदायिक पंचायत के विचार को त्याग दिया गया। अगला, किस वर्ष पूना समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे? किस वर्ष? तो 1932 में। पूना समझौते पे किसने हस्ताक्षर किया था? तो किसने हस्ताक्षर किए थे? तो एम.के. गांधी और बी.आर. अम्बेडकर ने। 24 सितंबर 1932 ईस्वी को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य एक समझौता हुआ, जिसे पूना समझौता के नाम से जाना जाता है। अगला, 1932 का पूना पैक्ट समझौता महात्मा गांधी और उनके किस नेता के बीच में हस्ताक्षरित हुआ था? तो किसके बीच में हुआ था? तो भीमराव अम्बेडकर और गांधी के बीच में। अगला, आज़ाद हिंद फौज या सुभाष चंद्र बोस से संबंधित जो भी क्वेश्चन है, तो कटक निम्नलिखित में किस प्रख्यात हस्ती से संबंधित था? किस प्रख्यात हस्ती से था? तो सुभाष चंद्र बोस। इनके बारे में देख लेते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था। उनकी माता का नाम प्रभावती देवी बोस और पिता का नाम जानकीनाथ बोस था। सुभाष चंद्र बोस ने वर्ष 1938 में हरिपुरा गुजरात तथा वर्ष 1939 में त्रिपुरी मध्य प्रदेश में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। सुभाष चंद्र बोस की पहली बार किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था? तो कब? 1938 में। सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। निर्वाचित होने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रीय योजना आयोग का गठन किया। इसकी नीति गांधीवादी विचारों को अनुकूल नहीं थी। वर्ष 1939 में त्रिपुरी में बोस ने फिर अध्यक्ष चुने गए, लेकिन कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न पर गांधी जी ने मतभेद के कारण उन्होंने अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया और कांग्रेस के भीतर 1939 ईस्वी में एक गुट ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। अगला, निम्नलिखित में कौन सा कथन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने संबंधित नहीं है? तो कौन सा कथन? तो संविधान के मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। ये गलत है।
नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक उग्र राष्ट्रवादी थे। उनसे संबंधित कथन जो था वो मांडले जेल में 1924 में भेजा गया था। उन्होंने आईएनए या इंडियन हिंद फौज, इसे बोले जाता है आज़ाद हिंद फौज कहते हैं, की स्थापना की थी। उन्होंने असहयोग आंदोलन 1921 में भाग लिया था। 1939 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक के संपादन का कार्यभार संभाला था और वे संविधान की मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे। अगला है, किसने 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद फौज की अस्थायी सरकार के गठन की घोषणा की थी? तो किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को आज़ाद हिंद की अस्थायी सरकार के गठन की घोषणा की थी। इस सरकार की स्थापना सिंगापुर में किया गया था। कहाँ पे? सिंगापुर में। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले आज़ाद हिंद फौज के गठन की कल्पना की थी? किसने किया था? तो मोहन सिंह। आज़ाद हिंद फौज के गठन की कल्पना किसने किया था? तो मोहन सिंह। आज़ाद हिंद फौज का विचार पर सबसे पहले मोहन सिंह के मन में आया था। ब्रिटिश भारतीय सेना के अधिकारी थे। ब्रिटिश भारतीय सेना के अधिकारी थे। 1 सितंबर 1942 को आज़ाद हिंद फौज की पहली डिवीज़न का गठन किया गया। 2 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर पहुंचे और इन्हें आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति घोषित किया गया। आगे देखते हैं। तो फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? तो ये थे सुभाष चंद्र बोस। फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस थे। उन्होंने 1939 में कांग्रेस के से अलग होकर फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया। सुभाष चंद्र बोस एक उग्र राष्ट्रवादी थे। सुभाष चंद्र बोस विवेकानंद को आध्यात्मिक गुरु तथा चित्तरंजन दास को राजनीतिक गुरु मानते थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को निम्नलिखित दलों में से किस की स्थापना की थी? किसकी स्थापना की? तो ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस द्वारा गठित राजनीतिक दल का नाम क्या है? तो वो था ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। क्या था? ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा शुरू की पार्टी का नाम क्या है? तो ये था ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। निम्नलिखित में कौन प्रसिद्ध सहगर ढिल्लो शाह नवाज मुकदमे के बचाव में पक्ष के वकीलों में से एक थे? तो कौन थे? तो ये थे जवाहरलाल नेहरू। 1945 में आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों द्वारा समर्पण करने के बाद सरकार ने उन पर लाल किले में मुकदमा चलाया। कांग्रेस ने आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों को बचाने के लिए आज़ाद हिंद बचाव समिति की स्थापना की। बचाव पक्ष के वकीलों का नेतृत्व भूला भाई देसाई कर रहे थे। उनका सहयोग करने के लिए तेज बहादुर संप्रू, KN काटजू, जवाहरलाल नेहरू ने अदालत में उपस्थित रहे। सरदार गुरुबख्श सिंह, प्रेम सहगल, शाहनवाज को एक संक्षिप्त मुकदमे के बाद फांसी की सजा सुनाई गई। जन आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए वायसराय ने अपनी विशेषाधिकार का प्रयोग कर तीनों की सजा माफ कर दी। आगे देखते हैं। 3 INA जवानों की प्रसिद्ध सुनवाई के समय वकील कौन था? तो कौन वकील था? तो भूला भाई देसाई थे। कौन थे? भूला भाई देसाई थे। सन में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। कब की थी? तो 1943 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन सिंगापुर में किया। इन्होंने सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज की अस्थायी सरकार की नींव रखी। नेताजी ने हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए गांधी ब्रिगेड, सुभाष ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड तथा महिलाओं के लिए झांसी ब्रिगेड गठित किया। आज़ाद हिंद फौज म्यांमार के रंगून प्रदेश को जीतते हुए भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रवेश कर गई। 14 अगस्त 1945 ईस्वी को आत्मसमर्पण करने के बावजूद आज़ाद हिंद फौज की सेना ने हार नहीं मानी। अगला है, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसके द्वारा किया गया था? इंडियन नेशनल आर्मी का गठन जो है मोहन सिंह के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? मोहन सिंह के द्वारा। आज़ाद हिंद फौज या इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना का विचार सर्वप्रथम कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया। तत्पश्चात 28 मार्च 1942 में टोक्यो जापान में रह रहे भारतीय रास बिहारी बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी के गठन पर पुनः विचार के लिए एक सम्मेलन बुलाया, जिसमें कैप्टन मोहन सिंह, रास बिहारी बोस और निरंजन सिंह गिल के सहयोग से इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया गया। इस प्रकार सितंबर 1942 में औपचारिक रूप से आज़ाद हिंद फौज का गठन हो गया। अगला है, आज़ाद हिंद फौज या इंडियन नेशनल आर्मी जिसे कहते हैं का गठन में किया गया। कब किया गया था? तो 1942 में।
इंडियन नेशनल आर्मी ने ब्रिटिश शासन से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह वापस ले लिया और उसका क्या नाम रख दिया? उसका क्या नाम रख दिया? शहीद और स्वराज द्वीप। इंडियन नेशनल आर्मी ने ब्रिटिश शासन से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह वापस लिया और उसका नाम शहीद और स्वराज द्वीप रखा। देख लीजिए, तो आज़ाद हिंद फौज की सफलतापूर्वक स्थापना का श्रेय रास बिहारी बोस को जाता है। अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति बनाया गया। आज़ाद हिंद फौज के 3 ब्रिगेड, सुभाष ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड एवं नेहरू ब्रिगेड, महिलाओं की ब्रिगेड का नाम लक्ष्मीबाई रेजिमेंट रखा गया। 8 नवंबर 1943 ईस्वी को जापान ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिए। नेताजी ने इसका नाम क्रमशः शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप रखा। क्या रखा? शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप। इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी? तो रास बिहारी बोस के द्वारा की गई थी। दीनबंधु नव युवक संघ का गठन किसने किया था? तो किसने किया था आपको बताना है। इसमें क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा इसमें? तिरुपुर कुमरन। कौन? तिरुपुर कुमरन। आगे देखते हैं, देशबंधु नवयुवक संघ के गठन तिरुपुर कुमारन ने किया था। लक्ष्मी सहगल आज़ाद हिंद फौज की रानी लक्ष्मी रेजिमेंट की कमांडर थी। भारत सरकार ने लक्ष्मी सहगल को 1998 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया। अगला, सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे? तो कौन थे सुभाष चंद्र बोस के पिता? तो ये थे जानकीनाथ बोस। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। इनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस तथा माता का नाम प्रभावती देवी था। उन्होंने दिल्ली चलो तथा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया। 1928 में गठित इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? तो श्रीनिवास अयंगर थे। कौन थे? श्रीनिवास अयंगर थे इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग के 1928 में जो गठित हुआ था। तो 1928 में गठित इंडिपेंडेंस फॉर इंडियन लीग के अध्यक्ष श्रीनिवास अयंगर थे। इस लीग का गठन जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने किया था। किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने। अगला टॉपिक आपका क्रिप्स मिशन संविधान सभा। किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने क्रिप्स को भारत भेजा था? किसने भेजा था? तो विंस्टन चर्चिल ने क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था। देख लेते हैं, भारत के राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के उद्देश्य से ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने ब्रिटिश संसद सदस्य तथा मजदूर नेता सर स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में मार्च 1942 ईस्वी में एक मिशन भारत भेजा। इसका मुख्य उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के समय अपने लिए भारत का पूर्ण सहयोग प्राप्त करना था। अगला, 1942 में किस प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार क्रिप्स मिशन भारत आया? किस प्रधानमंत्री के अनुसार? तो विंस्टन चर्चिल के अनुसार। अगला, कैबिनेट मिशन। जब कैबिनेट मिशन भारत आया था तो इंग्लैंड में कौन सा राजनीतिक दल सत्ता में थी? तो कौन सी दल? लेबर पार्टी। कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के वक्त इंग्लैंड में लेबर पार्टी की सरकार थी जिसके तत्कालीन प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे। लेबर पार्टी की स्थापना 19 में हुई थी। उल्लेखनीय है कि 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा। निम्नलिखित में कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? कौन नहीं था? तो सर स्टेफोर्ड क्रिप्स कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। भारत सचिव लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस ने 19 फरवरी 1946 ईस्वी को हाउस ऑफ लॉर्ड में घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार ने भारत में संवैधानिक सुधारों के लिए कैबिनेट मिशन को भेजने का निर्णय लिया है। 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचे कैबिनेट मिशन के सदस्यों में स्टीफन क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और ए.बी. अलेक्जेंडर थे। 16 मई 1946 को इस मिशन ने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत की। सॉरी दोस्तों, इसका आंसर थोड़ा सा हम गलत बोल दिए। इसका आंसर होगा सर जॉन साइमन। क्या हो जाएगा? सर जॉन साइमन, क्योंकि इसके बारे में देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कैबिनेट मिशन के सदस्यों में स्टीफन क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और ए.बी. अलेक्जेंडर थे। 3 लोग थे, स्टीफन क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और ए.बी. अलेक्जेंडर थे। ठीक, 1946 में ब्रिटिश सरकार द्वारा एक कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था, तो जिसमें सदस्य शामिल थे। कितने सदस्य शामिल थे? तो 3 सदस्य शामिल थे, अभी आपको बताए हैं हम। तो वर्ष 1946 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली भारत में एक 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय शिष्टमंडल भेजने की घोषणा की। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा। इस शिष्टमंडल में ब्रिटिश कैबिनेट के 3 सदस्य लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस,
भारत सचिव सर स्टीफोर्ड क्रिप्स व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष तथा एबी अलेक्जेंडर नौसेना के प्रमुख थे। इनका कार्य भारत को शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण के लिए उपाय और संभावनाओं को तराशना था। ठीक। अगला है आपका 31 दिसंबर 1947 को भारत के संविधान सभा में निम्नलिखित में कौन से प्रांत का प्रतिनिधित्व अधिकतम था? तो कौन से प्रांत का अधिकतम था? वो था संयुक्त प्रांत, जिसे उत्तर प्रदेश आज कहा जाता है। 31 दिसंबर 1947 के स्थिति के अनुसार संविधान सभा में सदस्यों का राज्यवार संख्या देखेंगे तो मद्रास में 49 था, बम्बई में 21 था, पश्चिम बंगाल में 19 था और संयुक्त प्रांत में टोटल कितना था? 55 था। सबसे ज़्यादा कहाँ पे था? तो 55 था संयुक्त प्रांत में। कैबिनेट मिशन वर्ष में आया था। कब आया था? तो 1946 में आया था। प्रधानमंत्री इटली ने 15 फरवरी 1946 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना और तत्कालीन ज्वलंत समस्याओं पर भारतीयों से विचार विमर्श करने के लिए कैबिनेट मिशन को भारत भेजने की घोषणा की। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया। इस शिष्टमंडल में कुल तीन सदस्य भारत सचिव लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस, व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष स्टीफोर्ड क्रिप्स और नौसेना प्रमुख एबी अलेक्जेंडर थे। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की योजना के तहत 1946 में हुआ था। कैबिनेट मिशन पैंथिक लॉरेंस के नेतृत्व में आया था। अगला देखेंगे दोस्तों, तो अगला है भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक। तो भारत छोड़ो आंदोलन में देखते हैं तो AICC मतलब अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया था? तो कब पारित किया था? तो 8 अगस्त 1942 को। 8 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालियर टैंक में मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के बम्बई अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित हुआ, जिसमें भारत छोड़ो का प्रस्ताव कहा गया। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इस आंदोलन का लक्ष्य भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना तथा इसी अधिवेशन के दौरान महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो एवं करो या मरो का नारा दिया था। भारत छोड़ो का नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था। भारत छोड़ो का नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था। 1942 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले भारत छोड़ो प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया? किसने किया था? तो महात्मा गांधी। कांग्रेस की ओर से तो महात्मा गांधी। ठीक। 1942 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से महात्मा गांधी भारत छोड़ो प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया था। 7 अगस्त 1942 को कांग्रेस की बैठक में बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में हुई महात्मा गांधी के भारत छोड़ो प्रस्ताव को 8 अगस्त 1942 को बम्बई में हुई अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में पास किया गया तथा इस आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो और मरो का नारा दिया। अगला है भारत छोड़ो आंदोलन इनमें से किस वर्ष शुरू किया गया था? तो किस वर्ष शुरू किया गया? 1942 में। क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद 1942 में वर्धा कांग्रेस से अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया गया। 8 अगस्त 1942 की कांग्रेस की बैठक बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में हुई। इसकी अध्यक्षता अब्दुल कलाम आज़ाद ने की। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत हुआ। इस आंदोलन में गांधी ने करो या मरो का नारा दिया। किसने दिया? गांधी ने करो और मरो का नारा। आगे है भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भारत छोड़ो आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इस आंदोलन के बाद निम्न में कौन सी घटना हुई थी? तो ब्रिटेन की लेबर सरकार ने भारत में कैबिनेट मिशन भेजा था। इसने भेजा था ब्रिटेन के लेबर सरकार ने। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 ईस्वी को कैबिनेट मिशन 1946 शुरुआत कब हुई थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 की हुई थी। कैबिनेट मिशन जो स्टार्ट कब आया था? तो 1946 में। रॉलेट बिल जो था 1942 में। दांडी यात्रा जब शुरुआत हुई थी तो 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चली थी। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 में। स्पष्ट है कि भारत छोड़ो आंदोलन के पश्चात कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था, जबकि दी गई अन्य सभी घटनाएं उससे पूर्व की हैं। आगे है भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के अधिवेशन में किया गया। किस अधिवेशन में किया गया? तो बॉम्बे अधिवेशन में किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ अखिल भारतीय कांग्रेस अधिवेशन के बॉम्बे अधिवेशन में किया गया था। यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान
विश्वविख्यात काकोरी कांड के ठीक 17 साल बाद हुआ, जो महात्मा गांधी के आह्वान पे 9 अगस्त 1942 पे समूचे देश में एक साथ आरंभ हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन को महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई तत्कालीन बॉम्बे अधिवेशन में शुरू किया गया था। यह 1942 के महीने में किस महीने में हुआ था? तो अगस्त महीने में स्टार्ट हुआ था। 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन की स्वीकृति दी गई थी। नेहरू द्वारा भारत छोड़ो का प्रस्ताव पेश किया गया तथा इस सम्मेलन की अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। भारत छोड़ो आंदोलन शहर से शुरू हुआ था। किस शहर से शुरू हुआ था? तो बम्बई शहर से। किस शहर से? तो बम्बई शहर से। इसके बारे में देख लेते हैं। तो 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस की बैठक बम्बई या मुंबई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में हुई। गांधी जी के ऐतिहासिक भारत छोड़ो प्रस्ताव को कांग्रेस कार्य समिति ने कुछ संसाधनों के बाद 8 अगस्त 1942 ईस्वी को स्वीकार कर लिया तथा 9 अगस्त से भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत मुंबई शहर से हुई। भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की अंतिम महान लड़ाई थी, जिसने ब्रिटिश शासन की नींव हिलाकर रख दिया। करो या मरो का नारा गांधी जी ने मुंबई की कांग्रेस अधिवेशन में दिया। अगला है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अरोड़ा आसफ अली ने राष्ट्रीय कांग्रेस का झंडा फहराया। कहाँ पे? तो बम्बई, अब इसे मुंबई कहा जाता है। तो स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी के रूप में लोकप्रिय अरोड़ा आसफ अली को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालियर मैदान में राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्वज फहराने के लिए जाना जाता है। अगला है, आंदोलन अगस्त क्रांति के रूप में जाना जाता है। कौन सा आंदोलन? तो भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के रूप में भी जाना जाता है। अगला है क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? तो 8 अगस्त 2020 को। 8 अगस्त 2020 को। अगस्त क्रांति अथवा भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ 8 अगस्त 1920 को पूरे देश में मनाई गई। महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 को ब्रिटिश शासन को समाप्त करने अथवा अंग्रेजों को देश छोड़ने का आह्वान और मुंबई में अखिल कांग्रेस समिति के सत्र भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो वर्ष में शुरू हुआ। तो कब शुरू हुआ था? तो 1942 में, 9 अगस्त 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में महात्मा गांधी द्वारा दिए गए नारे के साथ शुरू। किस नारे के साथ शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन में कौन सा नारा था? तो करो या मरो का नारा हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा कब शुरू किया गया था? तो कब शुरू किया गया? तो 8 अगस्त 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन किस क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद 8 अगस्त 1942 को आरंभ किया गया। 9 अगस्त को सुबह ही ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया तथा कांग्रेस कार्यकारिणी की अन्य सदस्यों को अहमदाबाद के दुर्ग में रखा गया। महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये था आपका 1942 में। अगला टॉपिक है प्रांतीय चुनाव। पहला क्वेश्चन है, प्रांतीय चुनाव साल में ब्रिटिश भारत में आयोजित किए गए थे। किस साल आयोजित किए गए थे? तो 1936 से 1937 के बीच में। 1935 के भारत शासन अधिनियम के आधार पर फरवरी 1937 में चुनाव के कुल 11 में से 5 प्रांतों मद्रास, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और संयुक्त प्रांत में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला, जबकि सिंध, उत्तर पश्चिमी प्रांत तथा असम में मिली जुली सरकार बनाई गई। आगे है, ब्रिटिश भारत में शासन के अधीन 1937 के प्रांतीय चुनावों के दौरान पंजाब राज्य में किस पार्टी की सरकार बनी थी? किस बार यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार बनी थी पंजाब में। 1935 में भारत शासन अधिनियम के आधार पर फरवरी 1937 में चुनाव हुआ। पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी और मुस्लिम लीग ने मिलकर संयुक्त सरकार का गठन किया। इस चुनाव में 11 में से 5 प्रांतों मद्रास, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत और संयुक्त प्रांत में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला। मुंबई में भी कांग्रेस की सरकार बनी। बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी और मुस्लिम लीग की संयुक्त सरकार सत्ता
टॉपिक है आपका माउंट बेटन योजना या भारत विभाजन। इसमें देख लेते हैं, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का एक हिस्सा था? तो कौन सा प्रावधान था? ये था आपका, भारत के दो भागों में विभाजित किया जाएगा। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 माउंट बेटन योजना के अनुसार भारतीय स्वतंत्रता विधेयक 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली द्वारा हाउस ऑफ कॉमन में पेश किया गया। 16 जुलाई 1947 को इस विधेयक को हाउस ऑफ लॉर्ड द्वारा पारित कर दिया गया तथा 18 जुलाई 1947 को राजकीय स्वीकृति प्राप्त हो गई थी। इस अधिनियम के द्वारा अधोलिखित प्रावधान किए गए। पहला था आपका, इसमें देख लीजिए, 15 अगस्त 1947 को दो डोमिनियन राज्य पाकिस्तान एवं भारत की स्थापना की जाएगी। दोनों राष्ट्रों के लिए अलग अलग गवर्नर जनरल नियुक्त किए जाएंगे। भारत में माउंट बेटन को गवर्नर जनरल तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री और पाकिस्तान में मोहम्मद अली जिन्ना को गवर्नर जनरल तथा लियाकत अली को प्रधानमंत्री बनाया गया। जिस दिन भारत को स्वतंत्रता मिली थी उस दिन महात्मा गांधी कहाँ थे? तो कहाँ थे? कलकत्ता में थे। तो 15 अगस्त 1947 को गांधी जी बंगाल की राजधानी कलकत्ता के नोआखली में थे। वे हिंदू मुस्लिम के बीच में सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए अनशन कर रहे थे। अगला टॉपिक है आपका, अगला क्वेश्चन है, भारत के बंटवारे की घोषणा किस तारीख को की गई थी? किस तारीख को की गई थी? तो 30 जून 1947 को घोषणा की गई थी। भारत के बंटवारे की घोषणा 30 जून 1947 को की गई थी। भारत का विभाजन माउंट बेटन योजना के आधार पर तैयार किया गया। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के आधार पर किया गया। इस अधिनियम में कहा गया कि 15 अगस्त 1947 को भारत व पाकिस्तान अधिराज्य नामक दो स्वायत्त उपनिवेश बना दिए जाएंगे और उनको ब्रिटिश सरकार सत्ता सौंप देगी। अगला है आपका, 15 अगस्त 1947 को भारत को मिली आज़ादी के वक्त समय क्या था? समय क्या था? आधी रात थी। 15 अगस्त 1947 को भारत मध्य रात्रि में आज़ाद हुआ तथा भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने आज़ादी की पूर्व संध्या पर संविधान सभा और भारतीय राष्ट्र को संबोधित करते हुए ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी नाम के अपने अविस्मरणीय भाषण में इस समय का उल्लेख किया। ब्रिटिश सरकार भारत को कब स्वतंत्रता देने के लिए सहमत हुई थी? कब सहमत हुई थी? 1946 में। ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली द्वारा भारत के स्वतंत्र करने का आश्वासन 15 मार्च 1946 को दिया गया था। 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषणा की कि जून 1948 तक प्रभुसत्ता भारतीयों के हाथों में दे देंगे। इसके लिए ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्ताव लाया गया जो 18 जुलाई 1947 ईस्वी को स्वीकृत हो गया। अंततः 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया। अगला क्वेश्चन है, इसमें भारत कब एक संप्रभु गणराज्य बना था? तो कब बना था संप्रभु गणराज्य? तो 26 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन हुआ जिसमें संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नवीन संविधान के अनुसार भारतीय गणराज्य का प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया। 26 जनवरी 1950 को भारत का यह नवीन संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया। इस प्रकार यह भारत 26 जनवरी 1950 को एक संप्रभु गणराज्य बना। अगला है, भारत के संविधान के परिप्रेक्ष्य में दिए गए कथनों में से असंगत कथन का चिन्हित करें। तो कौन सा असंगत था? तो यह एक वैधानिक दस्तावेज नहीं है। यही आपका, क्योंकि यह क्या है? एक वैधानिक दस्तावेज है संविधान। इसके बारे में देख लेते हैं। तो भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अंग्रेजित कर लिया गया। यह भारत की नियमावली पुस्तक एवं वैधानिक दस्तावेज है। इसमें मूलभूत राजनीतिक मूल्यों का प्रतिबिंबित करते हुए कानूनी शासन को कूटबद्ध किया गया है। यह विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अगला है, भारत का संवैधानिक विकास के बारे में देख लेते हैं। तो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो सत्येंद्र प्रसन्ना सिंह थे। कौन थे? सत्येंद्र प्रसन्ना सिंह। इनके बारे में देख लेते हैं। तो सत्येंद्र प्रसन्ना सिंह वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय विधि सदस्य थे।
भारतीय परिषद अधिनियम 1919 में गवर्नर जनरल को एक भारतीय सदस्य को कार्यकारी परिषद में नामित करने की अनुमति दी, जिससे पहले भारतीय सदस्य सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा को चुनाव हुआ। अगला है, ब्रिटिश सरकार ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की स्वीकृति किस वर्ष प्रदान की? 1909 में। ब्रिटिश सरकार ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की स्वीकृति वर्ष 1909 में प्रदान की थी। उल्लेखनीय है कि 1909 के संदर्भ में गांधी जी ने कहा, पार्लियामेंट सुधार ने हमारा सर्वनाश कर दिया। अगला है, 1909 में भारत सरकार के गठन के संबंध में ब्रिटिश सरकार ने इनमें से कौन सा प्रस्ताव दिया था? तो कौन सा? पार्लियामेंटो सुधार का प्रस्ताव दिया था। 1909 में भारत परिषद अधिनियम, जिसे पार्लियामेंटो सुधार भी कहा जाता है, लाया गया। इस अधिनियम द्वारा चुनाव प्रणाली के सिद्धांत को पहली बार मान्यता मिली। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में पहली बार भारतीयों को प्रतिनिधित्व मिला तथा केंद्रीय एवं विधान परिषद के सदस्यों को सीमित अधिकार भी प्राप्त किए गए। अगला है, हिंदुत्व और मुसलमानों के बीच खाई को और बढ़ाने हेतु मतदाताओं को विभाजित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से विधेयक पेश किए गए? तो कौन सा? पार्लियामेंटो सुधार विधेयक पेश किया गया। हिंदू और मुसलमान मतदाताओं को विभाजित करने या पृथक निर्वाचन के लिए पार्लियामेंटो सुधार विधेयक 1909 में पारित किया गया था, जिसे भारत परिषद अधिनियम 1909 भी कहा गया। पार्लियामेंटो सुधार का मूल उद्देश्य भारत में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच फूट डालना था। क्या था? फूट डालना। अगला है, भारत सरकार अधिनियम 1935 किस पर आधारित थी? किस पे आधारित थी? तो एक संघीय और संसदीय प्रणाली का सिद्धांत पे आधारित थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 एक संघीय एवं संसदीय प्रणाली के सिद्धांत पर आधारित थी। 1935 अधिनिवेशन द्वारा सर्वप्रथम भारत का संघात्मक सरकार की स्थापना की गई। संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका में वैधता प्राप्त करती है और उसी के प्रति उत्तरदायी होती है। भारत में यह व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई है। अंग्रेज द्वारा अंतर्देशीय उत्प्रवास अधिनियम कब लागू किया गया था? आपको बताना। तो कब लागू किया गया था? ये लागू किया गया था वर्ष 1859 में। कब? 1859 में। इसमें देख लेते हैं दोस्तों, वर्ष 1859 ईस्वी में अंतर्देशीय उत्प्रवास अधिनियम पारित किया गया, जिसमें कहा गया था कि मूलतः असम में चाय के बागानों में काम कर रहे श्रमिकों तथा किसान चाय के बागानों को छोड़कर बाकी कहीं भी नहीं जा सकते। यह अधिनियम इतना कठोर था कि इसमें श्रमिकों को उसके जन्म स्थल तक भी जाने की अनुमति नहीं थी, जिससे उनके मौलिक अधिकारों का हनन होता था। अगला है, किस कैबिनेट मिशन ने भारतीय संविधान के निर्माण हेतु एक संविधान सभा का प्रस्ताव रखा? तो कौन सा था? तो कैबिनेट मिशन 1946। कैबिनेट मिशन 1946 में भारतीय संविधान के निर्माण हेतु एक संविधान सभा का प्रस्ताव रखा। वर्ष 1946 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री इटली ने भारत के 3 सदस्यीय शिष्टमंडल भेजने की घोषणा की। इस शिष्टमंडल में ब्रिटिश कैबिनेट के 3 सदस्य लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, स्टीफन क्रिस्ट और एवी अलेक्जेंडर थे। अगला है, संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार किया। इसका गठन किसके अंतर्गत किया गया था? किसके अंतर्गत किया गया था? तो कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत किया गया था। संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का मसौदा कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत किया गया। कैबिनेट मिशन ने मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया। अगला क्वेश्चन है, इसमें संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार किया। इसका गठन किसके अंतर्गत किया गया था? किसके अंतर्गत? कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत किया गया था। इसके बारे में देख लेते हैं। तो संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का मसौदा कैबिनेट मिशन द्वारा 1946 के अंतर्गत तैयार किया गया। कैबिनेट मिशन ने मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया। पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया। अगला जो है, ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में जिम्मेदार सरकार का प्रावधान किया गया? तो किस अधिनियम के तहत? 1935 के अधिनियम के तहत। इसके बारे में देख लेते हैं। तो भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत क्या हो जाएगा? के तहत प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया और इस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में जिम्मेदार सरकार का प्रावधान किया गया तथा प्रांतीय विषयों पर विधि बनाने का अधिकार प्रांतों को दिया गया। इसके अलावा जो 1919 का पार्लियामेंटो सुधार था, मुस्लिमों हेतु पृथक निर्वाचन मंडल
दिया गया था और 1919 में जो था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड था, प्रांतों में द्वैध शासन शुरू हुआ था इसके अधिनियम के तहत। और 1892 का भारत परिषद अधिनियम बजट पे बहस करने का अधिकार और सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था। अगला है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में कंपनी और व्यापारी का एकाधिकार को समाप्त कर दिया और चाय के अलावा सभी ब्रिटिश अधीनस्थ कारोबार के लिए खोल दिया? तो कौन सा था? तो 1813 का चार्टर अधिनियम था। 1813 के चार्टर अधिनियम की विशेषता निम्नलिखित थी। पहला था, इस एक्ट के तहत कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने का एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, किंतु उसका चीन के साथ और व्यापार एवं पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार हेतु 20 वर्षों के लिए एकाधिकार बना रहा। सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए कुछ सीमाओं के अधीन भारत के साथ व्यापार के लिए खोल दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा ईसाई पादरियों को भारत आने की आज्ञा दी गई थी। निम्न में से किस अधिनियम के अंतर्गत बागान मजदूरों को बिना अनुमति के चाय बागानों को छोड़ने की अनुमति नहीं थी? तो कौन सा अधिनियम था? वह था अंतर्देशीय आव्रजन अधिनियम 1859। अंतर्देशीय आव्रजन अधिनियम 1859 के तहत बागानों में काम कर रहे मजदूरों को बिना अनुमति के चाय बागान को छोड़ने की अनुमति नहीं थी। अगला, प्रांतीय स्वायत्तता क्यों भारत सरकार अधिनियम के तहत वर्णित किया गया है? तो कौन सा था? तो था 1935 का अधिनियम। भारत सरकार 1935 ब्रिटिश संसद द्वारा अगस्त 1935 में भारत शासन हेतु पारित किया गया था। सर्वाधिक विस्तृत अधिनियम था। 1935 के अधिनियम द्वारा प्रांतों की तत्कालीन स्थिति में सुधार किया गया तथा इसमें प्रांतीय स्वायत्तता को प्रावधान को शामिल किया गया था। इस व्यवस्था के अनुसार प्रांतीय सरकारों के मंत्रियों को विधायकों के प्रति उत्तरदायी बनाया गया, साथ ही विधायिका के अधिकारों की वृद्धि भी की गई। अगला है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने संबंधित मामलों को नियंत्रित और विनियमित करने हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित प्रथम अधिनियम कौन सा था? तो कौन सा था अधिनियम? यह था विनिमय अधिनियम 1773 का। इसके बारे में देख लेते हैं। तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने संबंधित मामलों को नियंत्रित और विनियमित करने हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित प्रथम अधिनियम विनिमय अधिनियम 1773 था। इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों का मान्यता मिली और इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। रेगुलेटरी एक्ट 1773 के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद का गठन किया गया। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग बंगाल का पहला गवर्नर बना। अगला है, भारत सरकार नियम 1919 के साथ क्या सच नहीं है? तो क्या सच नहीं है? तो इस अधिनियम ने 1919-1939 तक 20 वर्षों तक आवरित किए। ये गलत हो जाएगा। इसके अलावा और तीनों सही है। इसके बारे में देख लेते हैं। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी जिसे कहा जाता है द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को प्रारंभ कर केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। इसका कार्यकाल 20 वर्षों का न होकर 5 वर्षों का था। अतः उपयुक्त दिया गया कथन अधिनियम 1939 से 1939 तक 20 वर्षों का अवतरित किए ये असत्य हो जाएगा। इस अधिनियम द्वारा भारत में एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। अगला, अंग्रेजों ने भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव की प्रणाली पहली बार निम्नलिखित में किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ की थी? तो कब किए थे? तो 1892 के द्वारा। तो 1892 के भारत परिषद अधिनियम के तहत भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। इसके द्वारा सीमित चुनाव की व्यवस्था की गई और भारत के मुख्य सामाजिक वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया। अगला है, भारत के गवर्नर जनरल का पद निम्नलिखित में से किसके द्वारा सृजित किया गया? किसके द्वारा सृजित किया गया? तो चार्टर अधिनियम गवर्नर जनरल का। तो 1833 चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा गवर्नर जनरल बनाया गया था। तो 1833 का चार्टर अधिनियम इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का परिणाम था। इस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। ब्रिटिश भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग को बनाया गया। प्रांतीय स्वायत्तता द्वारा प्रदान की गई थी। तो किसके द्वारा प्रदान की गई थी? तो भारत सरकार अधिनियम
1935 के द्वारा प्रदान की गई थी। प्रांतीय स्वायत्तता भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा प्रदान की गई थी। 1935 के अधिनियम से प्रांतीय विधान मंडलों का विस्तार किया गया। प्रांतों में 11 में से 6 विधान मंडलों में 2 सदन की व्यवस्था की गई। केंद्रीय विधान मंडल के सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया। केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया। ब्रिटिश भारत में मार्लियामेंटो सुधार किस वर्ष पारित किया गया? तो किस वर्ष पारित किया गया मार्लियामेंटो सुधार? तो मार्लियामेंटो सुधार 1909 में पारित किया गया। इसके बारे में देख लेते हैं। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को मार्लियामेंटो सुधार के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस समय जॉन मार्ले भारत के सचिव और लॉर्ड मिंटो वायसराय थे। जॉन मार्ले तो क्या थे? सचिव थे, और मिंटो जो थे वायसराय थे। इस अधिनियम के अनुसार केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि कर दी गई थी। 25 मई को विधेयक पारित हुआ तथा 15 नवंबर 1909 को राजकीय अनुमोदन के बाद लागू हो गया। इस एक्ट के अंतर्गत केंद्रीय और प्रांतीय विधानमंडलों के आकार एवं शक्तियों में वृद्धि की गई। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र और मताधिकार की व्यवस्था की गई। अगला क्वेश्चन है इसमें, भारतीय संविधान संशोधन के रिपोर्ट को समांतर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। रिपोर्ट कब प्रकाशित हुआ? तो कब प्रकाशित हुई? तो 1918 में प्रकाशित हुई थी। इसके बारे में देख लेते हैं। तो भारत सचिव मॉन्टेग्यू द्वारा 20 अगस्त 1917 ईस्वी को ब्रिटेन के कॉमन सभा में एक प्रस्ताव पेश किया गया, जिसे मॉन्टेग्यू घोषणा कहा गया। इसके तहत बनाया गया ब्रिटिश शासन का लक्ष्य स्वशासित संस्थाओं का क्रमिक विकास करना है, जिससे भारत में उत्तरदायित्वपूर्ण शासन स्थापित किया जा सके। 8 जुलाई 1918 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट प्रकाशित हुआ। तिलक ने इस घोषणा को सूर्यविहीन उषा काल कहा। अगला जो क्वेश्चन है इसमें, किस वर्ष में पिट का भारत अधिनियम पारित किया गया? किस वर्ष पारित किया गया? तो 1784 ईस्वी में। इसके बारे में देख लेते हैं। तो 1784 में पिट का भारत अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम द्वारा कंपनी के वाणिज्य संबंधी विषयों को छोड़कर सभी सैनिक, असैनिक और राजस्व मामलों को एक नियंत्रण बोर्ड के अधीन कर दिया गया। अगला जो टॉपिक है आपका, यह है गवर्नर जनरल और वायसराय। भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? लॉर्ड मिंटो को। अगला इसमें, भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक लॉर्ड मिंटो को माना जाता है, क्योंकि उन्होंने 1909 में भारतीय परिषद अधिनियम में सांप्रदायिक चुनाव की शुरुआत की थी, जहां मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन इसमें, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। लॉर्ड माउंटबेटन फरवरी 1947 को जून 1948 ईस्वी स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। उल्लेखनीय है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। आगे देखते हैं। इसमें भारत में निम्नलिखित में किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकार निकायों के सृजन की पहल की थी? किसने की थी? तो ये थे लॉर्ड रिपन। कौन थे? रिपन थे। इनके बारे में देख लेते हैं। तो रिपन 1880 से 1884 ईस्वी का अपने कार्यकाल में महत्वपूर्ण योगदान स्थानीय स्वशासन पर सरकारी प्रस्ताव लाना था। 18 मई 1882 ईस्वी में सरकारी स्वशासन संबंधी एक कानून बनाया गया, जिसके आधार पर विभिन्न प्रांतों 1883 ईस्वी में 83 से 85 के मध्य स्थानीय स्वशासन संबंधी कानून बनाए गए। रिपन का मुख्य उद्देश्य इन संस्थाओं के द्वारा देश के प्रशासन को उत्तम बनाना था। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में किए गए महत्वपूर्ण कार्य, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट निरसन कर दिया गया था 1882 में। पहला कारखाना अधिनियम 1881 में। इल्बर्ट विल विवाद जो था 1884 में। शिक्षा के लिए हंटर आयोग 1882 में। भारत में निम्नलिखित में से किसे स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। व्यपगत का सिद्धांत नीति किसने तैयार की थी? तो लॉर्ड डलहौजी ने की थी। वर्ष 1848 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने व्यपगत का सिद्धांत की नीति अपनाई थी। इस नीति के अंतर्गत किसी भी निसंतान राजा के राज्य को ब्रिटिश सरकार द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया जाएगा। इस नीति के द्वारा सर्वप्रथम सतारा को अधिगृहित किया गया। किस राज्य को? सतारा को। डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैम्स नीति किसने बनाई थी? तो डलहौजी ने बनाई थी। निम्नलिखित जिन्होंने 1848 ईस्वी में गवर्नर जनरल के रूप में पदभार ग्रहण किया तथा हड़प नीति नामक नीति शुरू की, कौन था वो? था लॉर्ड डलहौजी।
निम्नलिखित में कौन सा व्यपगत के सिद्धांत से जुड़ा था? तो कौन था? लॉर्ड डलहौजी। अगला है विलय का सिद्धांत या हड़प नीति को ने लागू किया था? किसने? लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी ने भारतीय राज्यों को हड़पने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी नीति अपनाई थी? तो नीति था व्यपगत का सिद्धांत। भारत में पहली यात्री ट्रेन वर्ष 1853 से 53 में और के बीच चलाई गई थी। किसके और किसके बीच चलाई गई? तो मुंबई में मतलब जिसको बॉम्बे कहा जाता है, बॉम्बे से ठाणे के बीच में चलाई गई थी। देख लेते हैं इसके बारे में। तो भारत में पहली ट्रेन 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में बॉम्बे और ठाणे के बीच चलाई गई थी। भारत में रेल मंत्रालय रेल परिवहन के विकास और रखरखाव के लिए नोडल प्राधिकरण है। वर्तमान में कुल 18 रेल जोन है। इसमें 9वां रेल जोन जो दक्षिण तट रेलवे है, इसका मुख्यालय विशाखापट्टनम है। अगला, इसे किसे भारतीय रेल का जनक कहा जाता है? तो भारतीय रेलवे का जनक जो है लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। इसी के समय में भारत में पहली बार 16 अप्रैल 1853 में बम्बई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर प्रथम रेल चलाई गई थी। इस समय सन 1854 में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ था और पहली बार डाक टिकट का प्रचलन प्रारंभ हुआ। लॉर्ड डलहौजी ने पृथक रूप से भारत में पहली बार लोक निर्माण विभाग की स्थापना की तथा 1854 में स्वतंत्र विभाग के रूप में लोक सेवा की स्थापना की। जब गांधी जी ने दांडी यात्रा का आह्वान किया था, उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय वायसराय कौन था? तो इरविन था, लॉर्ड इरविन। दांडी यात्रा आह्वान के समय भारत का वायसराय लॉर्ड इरविन था, जिसका कार्यकाल 1926 से लेकर 1931 तक था। 1848 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के दौरान लागू हुए सुधार का नाम क्या था? तो क्या था? व्यपगत का सिद्धांत था। लॉर्ड डलहौजी 1848 में गवर्नर जनरल के रूप में भारत आए। वह शुरू से ही प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन को यथासंभव बड़े क्षेत्र में विस्थापित करने के लिए दृढ़ था। डलहौजी की नीति का अंतर्निहित उद्देश्य भारत में ब्रिटिश से निर्यात पर विस्तार करना था। लॉर्ड डलहौजी ने जिस प्रमुख नीति के माध्यम से अपनी विलय की नीति को लागू किया, वह व्यपगत का सिद्धांत कहलाता है। इस नीति के तहत अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किए गए राज्य थे। सर्वप्रथम सतारा था जो 1848 ईस्वी में, उसके बाद जैतपुर और संबलपुर 1849 ईस्वी में, फिर बाघाट 1850 ईस्वी में, नागपुर में 1853 ईस्वी में, झांसी जो था 1854 ईस्वी में तथा अवध जो था 1856 ईस्वी में, जो कुशासन के आरोप के आधार पर इसको विलय किया गया। अगला जो क्वेश्चन है इसमें, भारत में अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो किसने? तो थॉमस बेबिंगटन मैकाले ने। ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक द्वारा कार्यकारी परिषद के विधि सदस्य लॉर्ड मैकाले को लोक शिक्षा समिति का अध्यक्ष चुना गया और भाषा संबंधी विवाद पर राय मांगी गई, जिसने मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा की अनुशंसा की और कहा कि हमें अंग्रेजी शिक्षा द्वारा ऐसा वर्ग तैयार करना है जो जाति और रंग से भारतीय हो, लेकिन विचार, रूढ़ि और बुद्धि से अंग्रेज हो। चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854 को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। चार्ल्स वुड डिस्पैच को। इनमें से किसे अखिल भारतीय सेवाओं का जनक कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को अखिल भारतीय सेवाओं का जनक कहा जाता है। स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 21 अप्रैल 1947 को दिल्ली के मेटकाफ हाउस में प्रशासनिक सेवा में प्रोबेशनरी अधिकारियों को संबोधित किया। वर्ष 2006 में 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। सरदार पटेल को आधुनिक अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना करने हेतु भारतीय सिविल सेवकों के संरक्षक संत के रूप में जाना जाता है। इन्होंने सिविल सेवकों को भारत का स्टील फ्रेम कहा था। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी नाम दिया? तो किस साम्राज्य को दिया? तो अवध साम्राज्य को। 1848 में लॉर्ड डलहौजी ने गवर्नर जनरल बनकर भारत आया था। 1851 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने अवध साम्राज्य को चेरी के नाम से वर्णित किया। डलहौजी ने वर्णित किया कि ये अवध राज्य का वह चेरी है जो एक दिन हमारे मुंह में गिर जाएगी। लॉर्ड डलहौजी ने 1856 में अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी राज में मिला लिया। इस समय अवध का नवाब वाजिद अली शाह था। अगला क्वेश्चन, इनमें से
इनमें से किसे ब्रिटिश भारत में लोक सेवाओं का जनक माना जाता है? किसे माना जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को लोक सेवाओं का जनक माना जाता है। कॉर्नवालिस भारत में सिविल सेवाओं का जन्मदाता था। इसने सेवा 1853 में प्रतियोगिता परीक्षा होने से लगी। भारत में यह प्रारंभ में इंग्लैंड में होती थी, परंतु 1923 ईस्वी में भारत में भी होने लगा। इसे पुलिस सेवा का जन्मदाता भी माना जाता है। किस वर्ष में भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई थी? किस वर्ष दी गई थी? तो ये दिया गया था, गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि 1858 में दी गई थी। कब दी गई थी? 1858 में। इसके बारे में देख लेते हैं। तो वर्ष 1858 में गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत दी गई थी। इससे पूर्व ब्रिटिश भारत के क्षेत्रों के प्रशासक के रूप में उसे गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, जबकि देशी रियासतों और राजाओं के लिए ब्रिटिश सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में वायसराय कहलाता था। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग को नियुक्त किया गया था। अगला है 1947 में भारत के स्वतंत्र होने के समय ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? तो कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय और स्वतंत्रता के बाद देश के पहले गवर्नर जनरल थे। मार्च 1947 ईस्वी में लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया था और उन्होंने भारत और पाकिस्तान की ब्रिटिश भारत के विभाजन की अध्यक्षता की। जून 1948 ईस्वी तक वह इस पद पर रहे। इसके पश्चात चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को नियुक्त किया गया, जो स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल रहे। अगला है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। भारत के गवर्नर जनरल के रूप में लुईस माउंटबेटन की जगह किसने ली थी? किसने ली थी? तो सी गोपालाचारी ने ली थी। आज़ादी के बाद कौन से भारत का गवर्नर जनरल बना रहा? कौन भारत का गवर्नर जनरल बना रहा? तो थे लुईस माउंटबेटन थे। भारतीय संविधान के अस्तित्व में आने से पहले भारत का आखिरी गवर्नर जनरल कौन था? तो आखिरी गवर्नर जनरल ये था चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। उस गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिसने पैरामाउंटेसी नामक नीति आरंभ की। ये कौन सा गवर्नर जनरल था? इसके बारे में बताइए आप। इसका आंसर होगा लॉर्ड हेस्टिंग। कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग था। इसके बारे में देख लेते हैं। तो लॉर्ड हेस्टिंग 1813 से 1823 ईस्वी तक द्वारा सर्वोपरि की एक नई नीति शुरू की गई थी। कंपनी ने दावा किया कि उसका अधिकार सर्वोपरि या सर्वोच्च है, इसलिए उस शक्ति को भारतीय राजाओं की तुलना में अधिक थी। अपने हितों की रक्षा के लिए किसी भी भारतीय साम्राज्य को अपने कब्जे में लेने या धमकी देने के लिए यह उचित था। सर्वोपरि की नीति उत्तम थी। इनमें से कौन सा सुधार आंदोलन वर्ष 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल के दौरान हुआ था? तो कौन सा सुधार हुआ था? सती प्रथा का प्रतिषेध हुआ था। लॉर्ड विलियम बेंटिक का भारत के गवर्नर जनरल के रूप में कार्यकाल 1828 से 35 तक था। 1829 ईस्वी में नियम 17 के तहत सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। प्रारंभ में यह कानून केवल बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू किया गया। 1830 ईस्वी में इसे बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसियों में भी लागू किया गया। इसके कार्यकाल के दौरान सती प्रथा का अंत हुआ। सरकारी सेवाओं में भेदभाव का अंत, अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाना आदि कार्य किए गए। बेंटिक ने सर्वप्रथम संभागीय आयुक्तों की नियुक्ति की थी। भारत का पहला वायसराय कौन बना था? तो भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। भारत के पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग 1856 से 1862 ईस्वी तक थे। भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत भारत गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया था। उल्लेखनीय है कि 1857 के विद्रोह की घटना इसी के शासनकाल में हुई थी। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वायसराय कौन बना? तो ये था लॉर्ड कैनिंग था। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त? रॉबर्ट क्लाइव को। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल के रूप में रॉबर्ट क्लाइव को। रेगुलेटिंग एक्ट 1873 से 73 के द्वारा वारेन हेस्टिंग को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल 1733 से 1785 तक नियुक्त किया गया। यह बंगाल का अंतिम गवर्नर था। ठीक, तो इसका जो आंसर होगा, इसमें आंसर जो आपका दिया है रॉबर्ट क्लाइव, ये आपका गलत हो जाएगा,
क्योंकि उस समय जो गवर्नर जनरल था वो था वारेन हेस्टिंग। ऑप्शन बी सही होना चाहिए। इसमें जो ये आपका आंसर इसमें डी दिया है ये गलत होगा। ठीक है। 1848 से 1856 के बीच में गवर्नर जनरल कौन थे? तो 1848 से 1856 के बीच में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। कौन था? डलहौजी था। इसके बारे में देख लेते हैं। तो जो डलहौजी था 1848 से 1856 तक था। वारेन हेस्टिंग था 1774 से लेकर 1785 ईस्वी तक था। विलियम बेंटिक जो था 1828 से 1835 तक था। और लॉर्ड मिंटो जो था आपका 1807 से लेकर 1813 ईस्वी तक था। इनमें से किसे भारत के सिविल सेवाओं के जनक के रूप में जाना जाता है? तो कौन था ये थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। ब्रिटिश राज के दौरान वारेन हेस्टिंग की सिविल सेवा की नींव रखी और चार्ल्स कॉर्नवालिस ने इसमें सुधार, आधुनिकीकरण और युक्ति संगत बनाया। इसलिए चार्ल्स कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा के जनक के रूप में जाना जाता है। लॉर्ड क्लाइव भारत में इंग्लैंड अंततः कब लौटा था? तो 1767 ईस्वी में। रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी का एक क्लर्क बनकर भारत आया और उसमें कार्यकुशलता के बल पे 1756 में बंगाल का गवर्नर बना। 1756 तक, फिर 1765 से 1767 तक बंगाल का गवर्नर रहा। उसकी महत्वपूर्ण उपलब्धि फ्लासी, विजय और इलाहाबाद की संधि रही। उसने भारत की ब्रिटिश कंपनी को अस्थायित्व प्रदान किया। भारत के उस वायसराय का नाम बताइए जिसका संबंध भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान के विवादास्पद इल्बर्ट बिल से था। इल्बर्ट बिल से संबंधित किसका था? तो ये थे लॉर्ड रिपन। 1880 में लॉर्ड रिपन भारत का वायसराय बनकर आया था। 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम पारित हुआ जिसमें 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे को काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया तथा 7 से 12 वर्ष के आयु के बच्चे को कार्य करने के लिए 9 घंटे निर्धारित किए गए। रिपन ने 1881 में सर्वप्रथम नियमित जनगणना 254 मिलियन करवाया। 1883 ईस्वी में इल्बर्ट बिल लाया गया जिसमें यूरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्यायाधीशों द्वारा मुकदमे की सुनवाई का प्रावधान था, लेकिन यूरोपवासियों के प्रबल विरोध के कारण इसे वापस लेना पड़ा। अंग्रेज के द्वारा इस विधेयक के विरोध में किए गए विद्रोह को श्वेत क्रांति की संज्ञा दी गई। अवध साम्राज्य के बारे में कथन किसका है कि यह वह फल है जो किसी न किसी दिन हमारे मुंह में टपक जाएगा? कौन कहा था? तो डलहौजी ने कहा था। यह वह फल यानी चेरी है जो किसी न किसी दिन हमारे मुंह में टपक जाएगा। लॉर्ड डलहौजी का कथन है। यह अवध साम्राज्य के संदर्भ में 1851 में कहा था। 5 वर्ष पश्चात 1856 में अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया। अगला है 1798 निम्न में से कौन सा गवर्नर जनरल बना और कोलकाता में अपने लिए एक विशाल महल गवर्नमेंट हाउस का निर्माण करवाया? तो कौन बना था? तो वो था लॉर्ड वेलेस्ली। कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से 1805 ईस्वी तक रहा। वर्ष 1798 ईस्वी में सर जॉन शोर के पश्चात भारत का गवर्नर जनरल बना। इसने अपने शासनकाल के दौरान 1799 से 1803 ईस्वी में भारत के शासन व्यवस्था पर निगरानी रखने के लिए कलकत्ता में गवर्नमेंट हाउस बनवाया जिसे वर्तमान में राजभवन कोलकाता के नाम से जाना जाता है। 1793 में अस्थायी बंदोबस्ती लागू करने के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1793 के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस, चार्ल्स कॉर्नवालिस था। 1793 में अस्थायी बंदोबस्त लागू होने के समय बंगाल का गवर्नर जनरल चार्ल्स कॉर्नवालिस था। इन्होंने 22 मार्च 1793 ईस्वी को बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त के रूप में नई राजस्व पद्धति की शुरुआत की। इसके तहत 10 वर्षीय अस्थायी लगान की व्यवस्था की गई जो जमींदारों के प्रति वर्ष जमा करना पड़ता था। और इस व्यवस्था में लगान का 10/1 भाग सरकार को और 1/11 भाग जमींदार को प्राप्त होता था। इनमें से भारत के किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों के सृजन की पहल की? किसने किया था? तो लॉर्ड रिपन ने की थी। वर्ष 1870 ईस्वी में प्रसिद्ध मेयो प्रस्ताव ने स्थानीय संस्थाओं की शक्तियों और उत्तरदायित्वों में वृद्धि कर उनके विकास को गति दी। मेयो द्वारा उठाए गए कदमों का अनुसरण करते हुए लॉर्ड रिपन द्वारा वर्ष 1882 ईस्वी में इन स्थानीय संस्थानों को लोकतांत्रिक ढांचा प्रदान किया गया। अगला है आपका सैनिक विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था गवर्नर जनरल? तो लॉर्ड कैनिंग था। सैनिक विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे।
1857 के विद्रोह का प्रमुख राजनीतिक कारण अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति और व्यपगत का सिद्धांत था। सैन्य विद्रोह का एक और कारण वर्ष 1856 ईस्वी में कैनिंग द्वारा पारित एक नया कानून था, जिसे कहा गया कि कोई भी व्यक्ति जो कंपनी की सेना में नौकरी करेगा तो जरूरत पड़ने पर उसे समुद्र पार भी जाना पड़ सकता है। 1857 के विद्रोह के तत्कालीन कारण सैनिक थे। इस अफवाह में यह फैल गए कि नई इनफील्ड राइफलों के कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता है। सिपाहियों को इन राइफलों को लोड करने से पहले कारतूस को मुंह से खोलना पड़ता था और यह चर्बी वाला कारतूस ही 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण बना। लॉर्ड कैनिंग 1858 ईस्वी तक भारत का वायसराय बना रहा। अगला जो है आपका 1912 ईस्वी में सिविल सेवाओं के संबंध में रॉयल कमीशन के गठन का समय वायसराय कौन था? तो कौन था? लॉर्ड हार्डिंग था। लॉर्ड हार्डिंग था। और 1912 में सिविल सेवाओं के संबंध में रॉयल कमीशन के गठन लॉर्ड इलिंगटन की अध्यक्षता में किया गया था। इस समय भारत का वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910 से 1916 ईस्वी तक थे। इनके समय में ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम 1911 में भारत आए तथा 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनाई गई। भारत में सती प्रथा का उन्मूलन सबसे पहले सामाजिक सुधारों में एक था। यह गवर्नर जनरल द्वारा किया गया था। किस गवर्नर जनरल के द्वारा? लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से लेकर 1835 ईस्वी तक शासनकाल रहा ने 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किया। महान समाज को कलंकित करने वाली सती प्रथा को उन्मूलन में राजा राम मोहन राय का विशेष योगदान रहा। उन्होंने इस प्रथा के खिलाफ जोरदार आवाज़ उठाई और विलियम बेंटिक के सहयोग से 1829 ईस्वी में इस प्रथा को अवैध घोषित करवाया। निम्नलिखित में किस वायसराय ने 1929 में भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज्य या डोमिनियन स्टेट की अस्पष्ट प्रस्ताव की घोषणा की? किसने किया था? तो ये था लॉर्ड इरविन। कौन था? लॉर्ड इरविन। औपनिवेशिक स्वराज्य डोमिनियन स्टेट की मांग पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1908 ईस्वी में की थी। उस समय इसका अभिप्राय यह था कि आंतरिक मामलों में भारतीयों को स्वशासन का अधिकार दिया जाए, जैसा कि ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत कनाडा को प्राप्त था। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इस मांग को स्वीकार नहीं किया। बाद में 31 अक्टूबर 1929 को लॉर्ड इरविन ने डोमिनियन स्टेट की अस्पष्ट प्रस्ताव की घोषणा की, लेकिन इसमें औपनिवेशिक स्वराज के स्वरूप की गई अस्पष्ट परिभाषा नहीं दी गई। परिणाम स्वरूप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसे अस्पष्ट घोषणा पर संतोष प्रकट करने से इनकार कर दिया था। अगला, निम्नलिखित में से किस वायसराय ने देसी भाषा प्रेस अधिनियम का प्रस्ताव दिया? किसने दिया था? तो ये था लॉर्ड लिटन। इससे बोला जाता है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी बोला जाता है। देसी भाषा प्रेस अधिनियम को वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी बोला जाता है। इसे किसे प्रस्ताव दिया था? लॉर्ड लिटन ने। इसके बारे में देख लेते हैं। तो लॉर्ड लिटन भारत में वर्ष 1876 से 80 तक वायसराय रहा। यह विख्यात कवि, उपन्यासकार और लेखक था, निबंध लेखक था तथा साहित्य जगत में ओवन मेरिडिथ नाम से जाना जाता था। इसके द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 पारित कर देसी भाषा के भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल आपके लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक, तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। भारत सरकार के प्रथम गवर्नर जनरल भारतीय जो थे वो श्री राजगोपालाचारी थे। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी यही थे, श्री राजागोपालाचारी। ब्रिटिश भारत के किस वायसराय ने भारत के सांख्यिकीय सर्वेक्षण कराया था? किसने कराया था? तो लॉर्ड मेयो ने किया था। लॉर्ड मेयो 1869 ईस्वी से 72 ईस्वी के समय में भारत का सांख्यिकीय सर्वेक्षण कराया गया था। उसे भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण का जनक माना जाता है। 1872 ईस्वी में प्रथम जनगणना इसी के का समय में हुई थी। कार्यकाल के दौरान अंडमान निकोबार में एक अफगान शेर अली अफरीदी द्वारा इसकी हत्या कर दी गई। भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1878 ईस्वी में देसी भाषा प्रेस अधिनियम प्रस्ताव पारित किया? कौन था? तो लॉर्ड लिटन था। अंग्रेज सरकार द्वारा भारत में सन 1878 ईस्वी में देसी भाषा प्रेस अधिनियम पारित किया गया ताकि भारतीय भाषाओं में पत्र पत्रिकाओं का कड़ा नियंत्रण रखा जा सके। उस समय लॉर्ड लिटन भारत का वायसराय था। वस्तुतः यह कानून भाषाई समाचार पत्रों को दबाने के लिए किया गया था।
जिस सहायक संधि के आधार पर ब्रिटिश सेना अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करके बाह्य और आंतरिक खतरों से भारतीय रियासतों से सुरक्षा करने के लिए जिम्मेदार थे, वे किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए थे? किसके द्वारा? तो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा प्रतिपादित किए गए थे। अगला देखेंगे, इसमें देखेंगे तो भारत के अंग्रेजी राज का विस्तार। भारत के अंग्रेजी राज के विस्तार के लिए वेलेस्ली 1798 से 1805 ने सहायक संधि का प्रयोग किया। लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय शासक हैदराबाद के निजाम थे। निजाम ने सन 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली के सहायक संधि को स्वीकार किया। सहायक गठबंधन 1798 में द्वारा तैयार एक गैर हस्तक्षेप नीति था। कौन सा था? तो लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा तैयार किया गया था। इसके बारे में देख लेते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से 1805 ने भारत में अंग्रेजी राज्य के विस्तार के लिए सहायक संधि का प्रयोग किया। यह संधि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और भारतीय रियासतों के बीच हुई थी। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला या प्रथम भारतीय शासक हैदराबाद का निजाम था, जिसने 1798 में सहायक संधि स्वीकार किया। मैसूर तथा तंजौर क्रमशः पहले और दूसरे राज्य थे जिसने 1799 ईस्वी में इस संधि पर हस्ताक्षर किए। अवध के नवाब ने नवंबर 1801 में पेशवा बाजीराव द्वितीय ने 1802 में और 1803 में सिंधिया और भोसले ने तथा ग्वालियर के सिंधिया ने फरवरी 1804 में वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार किया। आगे देखते हैं, इसमें है निम्नलिखित में कौन भारत के गवर्नर जनरल थे? तो कौन थे भारत के गवर्नर जनरल? सी राजगोपाल भारत के गवर्नर जनरल। निम्नलिखित में कौन भारत के गवर्नर जनरल थे? तो सी गोपालाचारी थे इसमें से। तो देख लेते हैं, चक्रवर्ती सी राजगोपालाचारी का जन्म 10 दिसंबर 1878 ईस्वी को मद्रास के थोलापल्ली नामक स्थान पर हुआ था। यह एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, राजनेता, लेखक और वकील थे। लॉर्ड माउंटबेटन के जाने के बाद 1948 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के पद पर रहे। 1946-47 में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार में मंत्री भी रहे। रॉबर्ट क्लाइव ने एक दोहरी सरकार की शुरुआत की, जिसके तहत मीर जाफर को एक बार फिर नवाब बनाया गया। तो कौन सा था? तो ये बंगाल में दोहरी सरकार की शुरुआत की। कहाँ पे? बंगाल में। मीर कासिम को हटाने के पश्चात रॉबर्ट क्लाइव ने पुनः 1763 में मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। इसके साथ ही बंगाल में दोहरी सरकार द्वैध शासन की शुरुआत हो गई। द्वैध शासन के अंतर्गत प्रशासन, राजस्व वसूली, दीवानी अपने पास रखे गए तथा आंतरिक शांति व्यवस्था, फौजदारी, प्रशासनिक दायित्व नवाब पर छोड़ दिए गए। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो प्रथम वायसराय जो था लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल 1856 से 1862 ईस्वी तक था। यह भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत का प्रथम वायसराय था। इसके कार्यकाल में 1857 की क्रांति का सफलतापूर्वक दमन और उसकी बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। सहायक संधि भारत में ब्रिटिश क्षेत्र का विस्तार करने के लिए अभ्यास की जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण नीतियों में एक थी, जिसे के द्वारा पेश किया। किसके द्वारा पेश किया गया? तो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा पेश किया गया था। तो लॉर्ड वेलेस्ली 1758 से 1805 ईस्वी ने सहायक संधि पद्धति की शुरू की। भारत में सहायक संधि का प्रयोग वेलेस्ली ने पूर्व फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था। सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों में हैदराबाद 1798 ईस्वी, मैसूर 1799, तंजौर 1799, अवध 1801 ईस्वी आदि थे। इंदौर के होलकरों ने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1931 में भारत की नई राजधानी के रूप में नई दिल्ली का उद्घाटन करने वाला वायसराय कौन था? उस समय का वायसराय था लॉर्ड इरविन था 1931 के समय। आगे देखते हैं, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है 1786 से 1793 ईस्वी तक, इसने 1793 में बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को लागू किया। इसे भारत में प्रशासनिक सेवा का जनक कहा जाता है। लॉर्ड इरविन, इसके समय में 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। इसने 13 मार्च 1931 में भारत की नई राजधानी के रूप में नई दिल्ली का उद्घाटन किया। और लॉर्ड वेलेस्ली जो था, इसके सहायक संधि प्रणाली लागू की तथा कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। अगला है आपका, ने सन 1793 ईस्वी में भारतीय
सिविल सेवा शुरू की? किसने की? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। लॉर्ड कॉर्नवालिस का कार्यकाल सितंबर 1976 से अक्टूबर 1793 ईस्वी तक था। इन्होंने 1793 ईस्वी में भारतीय सिविल सेवा शुरू की। इन्हें पुलिस सेवा का जनक का माना जाता है। किन्हें? लॉर्ड कॉर्नवालिस को पुलिस सेवा का जनक भी माना जाता है। 1793 ईस्वी में इन्होंने बंगाल, बिहार, उड़ीसा में भूमि कर से संबंधित अस्थायी बंदोबस्त पद्धति लागू की। प्रतिवर्ष 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से भारत के सिविल सेवा के जनक किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। 1781 ईस्वी में भारत के पहले गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग ने मुस्लिम कानून के अध्ययन और शिक्षण के लिए मदरसा की स्थापना की। कहाँ पे? कलकत्ता में। 1781 में भारत के पहले गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग ने मुस्लिम कानून के अध्ययन और शिक्षण के लिए कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की। वारन हेस्टिंग रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। यह भारत का पहला गवर्नर जनरल भी था। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड डफरिन। कौन? लॉर्ड डफरिन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजी सरकार के अवकाश प्राप्त अंग्रेजी अधिकारी एलन ऑक्टेवियन व्यून द्वारा 1885 ईस्वी में की गई थी, जिसका प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बम्बई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन थे। कौन था? लॉर्ड डफरिन। बंगाल में सती विनियमन 1829 ईस्वी भारत के किस गवर्नर जनरल द्वारा लाया गया था? सती विनियमन 1829 से जो था भारत किस गवर्नर जनरल के द्वारा लाया गया था? ये था लॉर्ड विलियम बेंटिंक। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक का कार्यकाल 1828 से लेकर 1835 ईस्वी तक रहा है। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा इसे भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था। इसके कार्यकाल में राजा राम मोहन राय की मदद से अधिनियम 17 के द्वारा सती प्रथा को सन 1829 ईस्वी में समाप्त किया गया। किस गवर्नर जनरल के भारत का स्वतंत्रता संघर्ष सिपाही विद्रोह हुआ था? किसके समय हुआ था? तो कैनिंग के समय में हुआ था। इसके बाद में तो लॉर्ड हार्डिंग जो है नर बलि या पशु बलि पर प्रतिबंध हुआ था। लॉर्ड बेंटिंक जो है सती प्रथा का उन्मूलन किया था। लॉर्ड कैनिंग जो था 1857 का विद्रोह किया था और 1857 का विद्रोह इसी के शासनकाल में हुआ था। और लॉर्ड एलन बरो के समय में दास प्रथा का उन्मूलन हुआ था। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ तक का यह वीडियो यहीं तक हम आप कंप्लीट कराते हैं। आगे जो आपका कथन और उपाधियाँ इसको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को भी ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।